तो गाइस लुकिज्म के और एक न्यू पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्कर्स के फास्ट एफिलिएट आर्क को, और जैसा कि ये आर्क लगभग 30 चैप्टर का है तो आधा इस पार्ट में करेंगे और आधा अगले पार्ट में। एंड टेंशन मत लो, पूरे वीडियो में मैं अपना फेस दिखा के तुम्हें बोर नहीं करने वाला। तुम लोगों को याद होगा पिछले पार्ट में चार्ल्स चॉय ने क्या किया था, उसने लिटरली 2 लोगों की मर्डर कर दी थी। उसके बाद एविडेंस के साथ छेड़छाड़ भी किया था जो उसका स्पेशलिटी है। और पिछले पार्ट में हमने देखा था डैनियल का पूरा क्रू फास्ट एफिलिएट के पीछे पड़ गया है। एंड उसी पार्ट के आखिर में हमने देखा था तेजिन भिंजिन से कहता है नेक्स्ट टाइम जब हमें वीआईपी पेशेंट को हैंडल करने का काम आएगा तो तू भी हमारे साथ चलेगा। तो अभी हम एक आदमी को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर आया है, और यहाँ पर इसकी वाइफ और इसकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि ये आदमी बेसिकली एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, साथ में ये काफी केयरिंग हस्बैंड भी है। और अभी जब ये दोनों यहाँ डिनर कर रहे थे तो इसकी वाइफ कहती है कि आप इतना काम करते हो, मैं आपके लिए बहुत चिंतित रहती हूँ। ये डॉक्टर साहब कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। पर इसकी वाइफ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये डॉक्टर कहता है कि इसका क्या मतलब है, डॉक्टर ने ये बोला। और तभी यहाँ आ जाते हैं तेजिन के वही प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के लौंडे लोग, और ये लोग यहाँ पर आके कहते हैं क्या डायरेक्टर किम घर पर है। डॉक्टर साहब सामने ही बैठा हुआ था तो ये लोग इसे दबोच लेते हैं। डॉक्टर साहब तो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और तुम लोग मेरे घर में बिना परमिशन के कैसे घुस आए। ये लोग कहते हैं कि सेक्शन 24 मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत हम लोग घुस आए हैं, और इस सेक्शन 24 एक्ट के तहत अगर कोई 2 इंसान सहमति दे देता है किसी बंदे का तो उसे मेंटली बीमार घोषित किया जा सकता है। एंड गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं ये सच में एक लीगल एक्शन है, और इसके तहत ये लोग डॉक्टर साहब को ले जाते हैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब को तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा था, वो बार बार यही कह रहा था कि यार मैं मेंटली बीमार नहीं हूँ, मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ। इवन ये डॉक्टर अपने बीवी से भी हेल्प मांगता है। पर गाइस तुम इसकी वाइफ का चेहरा देखो, साफ साफ पता चल रहा है कि इसने ही फंसाया है। एंड गाइस यही है वर्कर्स के फास्ट एफिलिएट का डार्क सीक्रेट। तेजिन बताता है कि लोग हमें पैसे देते हैं ऐसा काम करने के लिए, और उसके बाद आर्टिकल 24 मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत हम उस इंसान को दबोच लेते हैं। ऑब्वियसली ऐसे दबोचने के लिए तुम्हें सहमति की जरूरत पड़ती है जो उनके फैमिली मेंबर्स वाले ही दे देते हैं। और आगे तेजिन ये भी बताता है कि ये जो सारे रिक्वेस्ट लोगों को उठाने का ये आता है बड़े बड़े फैमिली से। हमें तुम्हें पता है बड़े बड़े फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि किसी को भी हॉस्पिटल के अंदर साइको बोल के भर्ती करवा दो, उसके बाद उसके सारे इंश्योरेंस का पैसा खुद हड़प लो। एंड अभी तेजिन बताता है कि ये हमारा डार्क सीक्रेट भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये चीज लीगल है। चीज तो लीगल है लेकिन ये लोग यहाँ पेशेंट्स को पीटते हैं। तुम देख सकते हो कि जिस डॉक्टर साहब को इन्होंने पकड़ के लाया था उसको पीट रहा है ये लोग, क्योंकि इसने लॉयर की मांग की है। ऊपर से ये लोग यहाँ पर इसको गंजा भी कर देता है। पर फिर भी ये डॉक्टर बोले जा रहा था कि साले तू जानता भी है मैं कौन हूँ, मुझे एक कॉल लगाना है बस। इसे सुन के ये लोग इसके मुंह के अंदर मेडिसिन घुसा देता है और कहता है कि हरामखोर इसे खा और अपना मुंह बंद कर। एंड गाइस इसके बाद तेजिन जिहान को और भी बताता है कि चाहे वो बिलियनियर्स हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, एक बार अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो भाग नहीं सकते। ये एक जेल की तरह है, कोई भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। और गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं जिहान को यहाँ पर लाया गया है आंखों के ऊपर पट्टी बांध के, तो ये जेल कहाँ पर है उसे नहीं पता, पर वो अपने सामने ये सब कुछ होते हुए देख रहा है। साथ ही साथ वो इस टाइम डैनियल के साथ कॉल पर था। डैनियल को सब समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। एंड आखिर में तेजी नहीं बताता है कि यहाँ से कोई भाग नहीं पाता, वो सब यहाँ धीरे धीरे मर जाएंगे। फिर भी इस जगह के ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। थोड़ी देर बाद जाके डैनियल ये सारी बातें अपने क्रू मेंबर को बताता है। डैनियल तो बड़ा खुश होकर बता रहा था कि हमने फाइनली फास्ट एफिलिएट के डार्क सीक्रेट के बारे में पता लगा लिया है। जेस भी बड़ा खुश होता है कि तो जिहान ने वो पता लगा लिया, बता वो डार्क सीक्रेट है क्या। डैनियल इनको यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करके बताता है वही मेंटल हेल्थ एक्ट 24 के बारे में, कि वो लोग इस एक्ट के जरिए लोगों को उठा लेते हैं और उनको लॉकअप में बंद कर देते हैं, और उस जगह से कोई वापस नहीं लौट सकता। उल्टा क्लाइंट्स के फैमिली वाले वर्कर्स को पैसे भेजते हैं। ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद डैनियल के मन में खुद ही हिट होता है कि भाई हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज को तुम इलीगल काम भी नहीं बोल सकते। डैनियल तो यहाँ फ्रीज हो जाता है। इसे देखकर भास्को कहता है कि डैनियल क्या तुझे सुसु आई है, बाथरूम जाना है। भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये भास्को बढ़िया कैरेक्टर है। बट जो भी हो अभी डैनियल अपने मन में सोचता है कि भाई हमें तो ये भी नहीं पता कि उनका साइकेट्रिक हॉस्पिटल है कहाँ पर, ऊपर से उनका जो डार्क सीक्रेट है वो उसको डार्क सीक्रेट भी नहीं बोल सकते, वो तो लीगल है। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है इन तीनों लॉन्डे के ऊपर। तुम्हें पता होगा कुछ टाइम के लिए इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं हो रहा था क्योंकि जिनयोंग पार्क का तबीयत खराब था, लेकिन अभी जिनयोंग पार्क वापस आ जाता है और कहता है कि बच्चे लोग मैं वापस आ गया, तो चलो अब सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। अब गाइस इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अलेक्जेंडर वांग के ऊपर। तुम्हें पता होगा ये बंदा 4th एफिलिएट का प्रेसिडेंट था। सैमुअल को हमेशा नीचे दबा के रखता था, पर उसके बाद क्या हुआ था वो तो तुम्हें पता ही होगा। खैर जो भी हो अभी ना हमें पता चलता है कि ये अलेक्जेंडर इस टाइम फास्ट एफिलिएट के अंदर ही है, एंड ये यहाँ पर साफ सफाई का काम करता है।
अबे यहाँ पर कैसे आया? तुम्हें याद होगा ये थर्ड एफिलेट के अंदर था, लेकिन वह जो बंद खराबा हुआ उसके बाद वो वहां से भाग नहीं पाया तो उसे फर्स्ट एफिलेट के अंदर लाके पटक दिया गया। और अभी अलेक्जेंडर कहता है कि साला पता नहीं कैसे वो डोली यहाँ से भाग गया, तुम्हें याद होगा। जो भी हो, अभी अलेक्जेंडर यहाँ पर देखता है एक पेशेंट की बहुत कुटाई हो रही थी। ये वही वीआईपी पेशेंट्स लोग हैं जिन्हें ये लोग कूट रहा है, और जो बंदा इस टाइम पीट रहा है ये कहता है कि यार मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। बट गाइस इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग तो यही कहते हैं कि सालो सब तुम यहाँ मरोगे। और अभी ना अलेक्जेंडर हमें बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जो सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, एक ऐसी जगह जहाँ ह्यूमन राइट्स की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ जितने भी पेशेंट्स है वो सब के सब इनोसेंट है। अलेक्जेंडर तो यही कहता है कि भाई इतना बुरा तो मैं भी नहीं था। खैर अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डैनियल के ऊपर, और डैनियल तो बड़ा परेशान था क्योंकि भाई वो क्या ही करेगा, उनका काम तो इलीगल नहीं है। डैनियल को ऐसे परेशान देखकर वास्को कहता है कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ कुछ कर क्यों नहीं सकते। जेस कहता है कि वास्को मेरे भाई इस दुनिया में लॉ नाम की भी कोई चीज होती है, और लॉ के हिसाब से देखे तो उनका ये काम लीगल है। वास्को कहता है कि हाँ हो सकता है उनका काम लीगल है, पर वो लोग जो कर रहे हैं वो तो लीगल नहीं है। इसे सुनते ही डैनियल के दिमाग में क्लिक हो जाता है। डैनियल कहता है कि हाँ एक मेंटल हॉस्पिटल को चलाना ये बिल्कुल लीगल है, बट पेशेंट्स के साथ वो लोग जो वहाँ कर रहे हैं वो इलीगल है। डैनियल सेज कि हाँ मैं मानता हूँ कि वो लोग पेशेंट्स को साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर रहे हैं, सब कुछ लीगल तरीके से मेंटल हेल्थ एक्ट को फॉलो करके, लेकिन उनको वहाँ पर ले जाके उनको पीटना ये तो गलत बात है, ये तो उन पेशेंट्स के ह्यूमन राइट को वायलेट करना हुआ। वास्को कहता है कि हाँ यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। डैनियल सेज कि देखो हमें पहले उन लोगों की तलाश करनी होगी जो फास्ट एफिलेट के विक्टिम्स को ढूंढ रहे हैं, मतलब फास्ट एफिलेट के अंदर जो पेशेंट्स लोग हैं उनके घर वालों में से भी तो कोई ढूंढ रहा होगा, क्योंकि घर में तो सब लोग बुरे नहीं होते। उन्हें भी शक हो सकता है कि यार ये बंदा तो सही था, इसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में क्यों भेजा गया। तो डैनियल कहता है कि हम वैसे लोगों को ही ढूंढेंगे जो अपने खोए हुए परिवार को ढूंढ रहा है। डैनियल कहता है कि देखो ऑब्वियसली विक्टिम्स के जो फैमिली लोग हैं वो बहुत ही रिच और पावरफुल होंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड विक्टिम्स के फैमिली के अंदर कोई भी अगर उन्हें ढूंढ रहा होगा तो हम उसकी मदद करेंगे, और ऐसे ही हम उन लोगों की मदद से वर्कर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये बात सुन के वास्को कहता है कि डैनियल तेरे बात में कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सभी विक्टिम्स वहाँ पर कैप्चर है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उनको मदद चाहिए होगी। उसके लिए हमें पहले वहाँ जो बंद पड़े हुए विक्टिम्स यानी पेशेंट्स लोग हैं उनसे बात करनी होगी। जेस कहता है कि जिहान ने कर सकता है, वो उन विक्टिम्स लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि जिहान वहाँ पर उनके प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है, और अब तो उसने उन लोगों का भरोसा भी जीत लिया है, तो वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर बिना रोक टोक के जा सकता है, आ सकता है, और वो विक्टिम से एक एक करके पूछ सकता है कि किसको मदद की जरूरत है। तो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम जिहान को देंगे। पर उससे पहले डैनियल यहाँ सबको बताता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है जिहान से, उसको पहले देख लेते हैं। हम देखते हैं डैनियल के फोन पर जिहान ने कुछ फोटो भेजी है। बेसिकली डैनियल ने ही ये चीज बोली थी जिहान को कि फास्ट एफिलेट के अंदर जो कुछ भी तुझे दिखाई देगा उसका फोटो खींच लियो। सो अभी डैनियल ये सारे फोटो सबको शेयर कर देता है। वास्को कहता है इन फोटोज को देखकर लगता है कि ये सब बुरे लोग हैं, इनको अच्छे से सबक सिखाना होगा। लेकिन तभी इन फोटोज के बीच में डैनियल को अलेक्जेंडर दिख जाता है, और डैनियल पहचान लेता है इसको। डैनियल जिहान को भी ये बात बता देता है कि वहाँ एक गांडू है, उसको पकड़ पहले। तो अभी हम देखते हैं कि जिहान आया है अलेक्जेंडर वांग से मिलने के लिए। और गाइस हमें पता है कि ये अलेक्जेंडर कैसा बंदा है, ये थोड़ा फ्लेक्स मारने की कोशिश करता है। अलेक्जेंडर से इसकी साले क्या तू जानता भी है मैं कौन हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम लेने की। जिहान तो सीधा इसके ऊपर एक उल्टी हाथ का रैप्टा दे मारता है, एंड अगले ही पले सुधर जाता है और कहता है कि सॉरी सर मुझे माफ कर देना, बताओ कि मैं आपकी कैसे मदद करूँ। जिहान पूछता है क्या तू डैनियल पार्क को जानता है। अलेक्जेंडर कहता है कि डैनियल पार्क, मैं दो डैनियल पार्क को जानता हूँ, एक अच्छा डैनियल और एक बुरा डैनियल। अच्छा डैनियल मतलब लिटिल डैनियल की बात हो रही है जिसने उसको चिकन खिलाया था, और बुरे डैनियल से मतलब बिग डैनियल की बात हो रही है जिसने उसके एफिलिएट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। खैर जो भी हो, जिहान कहता है कि मैं अच्छे वाला डैनियल की ही बात कर रहा हूँ, मतलब लिटिल डैनियल की, और उसने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है, और वो ये है कि वो तुझे यहाँ से निकलवाना चाहता है, साथ में वो सैमुएल सीओ को भी यहाँ से निकलवाना चाहता है। मुझे नहीं पता कि ये सैमुएल लड़का कौन है, पर उसने कहा कि यहाँ एक रास्ता है उसे बचाने का, तो तुझे यहाँ पर वही करना होगा जो हम तुझे बोलेंगे। ये बात सुन के अलेक्जेंडर सीधा कहता है कि चलो मुझे बताओ कि मैं सैमुएल को कैसे बचा सकता हूँ। देख रहे हो अलेक्जेंडर यहाँ अपने भाई को मिस कर रहा है। खैर जो भी हो, हम अपने क्रू के ऊपर वापस आते हैं, एंड यहाँ जेस इस टाइम जिहान के फोन पर जीपीएस ट्रैकर को एक्टिवेट करके पता लगा लेता है कि जिहान इस टाइम कहाँ पर है। इनको लोकेशन पता चल जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि चलो जाते हैं और उनको कूट के आते हैं, साथ में लोगों को भी बचा लेंगे। लेकिन अभी डैनियल जैसे ही लोकेशन को देखता है वो तो बड़ा शॉक होता है कि ये साइकेट्रिक हॉस्पिटल तो फास्ट एफिलेट के वही प्लास्टिक सर्जरी टावर के अंदर है। जेस कहता है तो क्या करना है, सीधा जाके भिड़ जाए क्या। वास्को, जैक, इवेंट सब लोग यहाँ पर रेडी हो जाते हैं, पर तभी डैनियल कहता है कि हाँ हम जाएंगे जरूर, पर उससे पहले मैं तुम लोगों को किसी
किसी से मिलाना चाहता हूँ। वो अब हमारे एलाइट क्रू का न्यू मेंबर है। एंड हम देखते हैं कि वो न्यू मेंबर और कोई नहीं विंजिन है। विंजिन यहाँ आके कहता है कि तुम गधों से फिर मुलाकात हो गई। अब देखो पिछले पार्ट में तो विंजिन ने इन लोगों को बहुत ही बेइज्जती करके यहाँ से चला गया था, पर वो फिर से इस क्रू के अंदर कैसे जुड़ गया वो अब हम देखेंगे फ्लैशबैक के अंदर। हम देखते हैं विंजिन कहीं पर बैठ के खेल रहा था कुछ, और अभी यहाँ डैनियल भी मौजूद था। विंजिन तो इसका मजाक उड़ाता है कि अरे देखो एलाइट क्रू का हेड आ गया। लेकिन गाइस डैनियल यहाँ आया है विंजिन को तेजिन का फोटो दिखाने। ऑब्वियसली डैनियल ने तेजिन का वो कोड देखा होगा और उसे लगा होगा कि विंजिन के साथ इसका कुछ तो मांजरा है। और गाइस जिस मोमेंट डैनियल ये फोटो विंजिन को दिखाता है, विंजिन के हाथ में जो ये कंट्रोलर था वो एक ही बार में तोड़ देता है। डैनियल कहता है कि देख भाई, फोटो को देखकर लग रहा है कि ये लौंडा शायद तेरा कोई दोस्त होगा और हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं उससे। हो सकता है कि तू शायद उसको दोबारा कभी ना ढूंढ पाए, बट अगर हम लोग एक साथ आ जाते हैं तो शायद तू उससे मिल पाएगा। विंजिन यहाँ कहता है कि डैनियल, क्या तेरे एलाइट क्रू के अंदर जुड़ने का वो ऑफर अभी तक एक्टिव है? डैनियल कहता है कि हाँ वो एक्टिव तो है, पर तूने अपना मन कैसे बदल लिया? विंजिन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि कोई है जिसको मुझे जान से मारना है। सो गाइस तुम लोग समझ गए होंगे कि विंजिन किस वजह से डैनियल का क्रू ज्वाइन किया है। और अभी विंजिन यहाँ पर सबको बताता है कि मेरा नाम है विंजिन, सेकंड इन कमांड ऑफ एलाइट क्रू। डैनियल कहता है कि अबे साले, हमारे क्रू के अंदर ऐसा कोई रैंकिंग वगैरह नहीं है। खैर गाइस जो भी हो, अभी हमारा ये एलाइट क्रू निकल पड़ते हैं वर्कर्स के फास्ट एफिलिएट को टेक डाउन करने। हम देखते हैं ये सभी पहुंच जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी के टावर के सामने। एंड विंजिन यहाँ पूछता है क्या जिहान का जीपीएस लोकेशन यहाँ पर ही दिखा रहा है? डैनियल कंफर्म करता है कि हाँ यही जगह है। और अभी डैनियल कहता है कि हमें वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल खुद ही ढूंढना पड़ेगा, जिहान का वेट नहीं कर सकते। तो सब लोग यहाँ पर अलग अलग होके बढ़ जाओ, इससे हम जल्दी इनके डार्क सीक्रेट के बारे में पता लगा पाएंगे। तो सब लोग यहाँ पर ढूंढना शुरू करते हैं। और तुम भास्को को देखो, ये साला एम्बुलेंस के नीचे ढूंढ रहा है। जैक कहता है कि अबे तू वहाँ क्यों देख रहा है, तुझे वहाँ क्या मिल जाएगा? भास्को कहता है कि भाई ये वर्कर्स वाले हैं, क्या पता अंडरग्राउंड जाने का कोई रास्ता हो। पॉइंट है। खैर अभी जे और हडसन जाता है इस बिल्डिंग के आसपास ढूंढने, एंड डैनियल और विंजिन जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर ढूंढने। विंजिन कहता है कि भाई यहाँ तो बहुत अंधेरा है। डैनियल कहता है कि अबे साले तू अपना सनग्लासेस उतार पहले। और गाइस अभी ना डैनियल मनी मन कह रहा था कि यार जीपीएस का लोकेशन यहाँ पर ही दिखा रहा है, तो ये फास्ट एफिलेट का डार्क सीक्रेट यहाँ पर ही कहीं पर मौजूद होगा। जैसे फोर्थ एफिलेट के अंदर एक छुपा हुआ सीढ़ी था, थर्ड एफिलेट के अंदर तो रोटेशन वाला रूम था, एंड सेकंड एफिलेट के बेसमेंट के अंदर तो एक फाइटिंग अरीना था। तो शायद फास्ट एफिलेट के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। ये लोग यहाँ पर बहुत ढूंढते हैं आसपास, लेकिन इन्हें कुछ घंटा नहीं मिलता। डैनियल कहता है कि भाई जीपीएस लोकेशन तो यहाँ पर ही दिखा रहा है और हम लोग पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। विंजिन कहता है कि यार सबके सब सीढ़ी मैंने चेक कर ली, पर मुझे घंटा कुछ नहीं मिला। लगता है कि ये जगह शायद ग्राउंड के नीचे है, मतलब शायद जो जगह हम ढूंढ रहे हैं वो शायद इसके बेसमेंट में हो। डैनियल सोचता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद सेकंड एफिलेट की तरह यह भी बेसमेंट हो। तो डैनियल क्या करता है, वो अपने सारे लौंडे लोगों को यहाँ बुला लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अलेक्जेंडर के ऊपर, जो यहाँ इस टाइम हग रहा था। साथ में यहाँ जिहान भी मौजूद है। अरे हाँ, एक बाथरूम में नहीं, अलग अलग बाथरूम में है। एंड ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। अलेक्जेंडर तो पहले ही पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं सैमुएल को कैसे बचा सकता हूँ। जिहान कहता है कि वो तो मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एंट्रेंस नहीं मिल रहा। अलेक्जेंडर कहता है कि उनको यहाँ पर आना है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप उन्हें कैसे बताओगे? उन लोगों ने तो आपका फोन ऑलरेडी ले लिया होगा ना। जिहान कहता है कि हाँ उन्होंने ले लिया, पर मेरे पास और एक फोन है, मैंने वो छुपा के यहाँ पर लाया था। जो भी हो, अभी अलेक्जेंडर यहाँ जिहान को बता देता है कि यहाँ आने का रास्ता क्या है। अब वो हमें इस टाइम नहीं बताया जाता, पर यहाँ आने का जो मेथड है उसको सुन के जिहान कहता है कि भाई ये लोग तो काफी चालाक है। एंड अभी जिहान यहाँ से जा रहा था अपने लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पर एंट्री कैसे लिया जा सकता है। पीछे से अलेक्जेंडर कहता है कि आप यहाँ से जा रहे हो, आप मेरा हीरो हो, मैं आपके ऊपर सब कुछ छोड़ता हूँ, प्लीज केयरफुल रहना। अलेक्जेंडर कहता है कि सर आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो ऐसा इसलिए क्योंकि जिहान के सामने इस टाइम खड़ा है तेजिन। तेजिन पूछता है हीरो, वो तुझे हीरो क्यों बुला रहा है? अब गाइस जिहान तो यहाँ पर फंस गया। पर जो भी वो सीन शिफ्ट होता है अपने लौंडे लोगों के ऊपर, एंड ये सभी लोग यहाँ बेसमेंट में आया है, एंड यहाँ भी 1 घंटे से ढूंढने पर भी इन्हें कुछ घंटा नहीं मिलता। वास्को कहता है कि यार हम यहाँ 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, पर हमें कुछ घंटा एक क्लू भी नहीं मिला। जैक तो कह देता है कि यार हॉनेस्टली कहूँ तो डैनियल को शायद जीपीएस देखना ही नहीं आता। देख रहे हो कौन बोल रहा है ये बात, जिसको पढ़ाई में कुछ घंटा इंटरेस्ट नहीं है। खैर अभी हडसन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम वो जगह कभी ढूंढ नहीं पाएंगे और हम जिहान तक भी नहीं पहुंच पाएंगे।
करेंगे। एंड अभी तुम डैनियल को देखो, डैनियल तो काफी ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसे नहीं मिल रहा। विंजिन तो डैनियल के ऊपर चढ़ जाता है कि साले बता कि हम लोग इतने देर से ढूंढ रहे पर वो जगह कहाँ पर है। डैनियल सोचता है कि यार लोकेशन भी तो यहाँ पर दिखा रहा है पर हमें वो जगह मिल क्यों नहीं रहा। ये लोग यहाँ पर यही सोच सोच के परेशान हो रहे थे और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लोग तो सीसीटीवी के अंडर है, मतलब वर्कर्स वाले इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वर्कर्स वालों को पहले ही पता था कि ये लोग यहाँ पर आएंगे। एंड अभी जो बंदा सर्विलेंस रूम के अंदर बैठा हुआ था ये बता देता है एली जैंग को ये बात कि ये लोग शायद यहाँ पर किसी जीपीएस को ट्रैक करते हुए आए हैं। एली कहता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली दूसरे बिल्डिंग में मौजूद है। सो हाँ गाइस, फास्ट एफिलिएट का जो ये प्लास्टिक सर्जरी का टावर है इसके अंदर नहीं बल्कि इसके पास में एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ये सब लोग मौजूद है, वीआईपी लोग वगैरह। खैर अभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हांगयोल के ऊपर। ये इस टाइम एली के साथ फोन पर बात कर रहा था एंड हांगयोल सेज कि अच्छा तो वो लोग जीपीएस यूज करके यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब फास्ट एफिलिएट के अंदर कोई तो गद्दार मौजूद है। हांगयोल तो पूछता है कि एली क्या वो तू है? एली कहता है क्या तू चाहता है मैं उन लोगों के लिए एक स्पाई बन जाऊं? हांगयोल कहता है कि बेटा तू ये नहीं कर सकता, मुझे पता है वर्कर्स और तेरे बीच क्या डील हुआ है। तो ये जो स्पाई यानी गद्दार है ये शायद प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के अंदर से ही कोई होगा। एंड तुम्हें पता है वो और कोई नहीं जिहान है और जिहान ने यहाँ पर तेजिन को उल्टा सीधा समझा के यहाँ से बच गया है इस बार के लिए। जिहान बताता है कि वो मेरे को हीरो बोल रहा है क्योंकि मैंने उसको टॉयलेट पेपर ला के दिया। अलेक्जेंडर भी ये बात सुन के सिचुएशन समझ जाता है एंड वो भी कहता है कि हाँ हाँ थैंक यू मिस्टर हीरो। खैर अभी जिहान तेजिन से पूछता है कि आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? तेजिन कहता है कि जल्दी से जल्दी रेडी हो जा, अभी हम इस हॉस्पिटल से निकलने वाले हैं। सो हाँ गाइस, ऐसे ही जिहान इस बार तेजिन से बच जाता है एंड अभी वो सीढ़ियों में अकेला खड़ा हुआ था तो बंदा डैनियल को कॉल करता है ये बताने के लिए कि इस हॉस्पिटल में कैसे एंटर किया जा सकता है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक झंझनाहट महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ भूकंप आ गया हो। जिहान पीछे घूम के सीढ़ियों में देखता है और हमें दिखाई देता है कि यहाँ एक दानव जैसा बंदा आ रहा है क्योंकि भाई इसके चलने से ही बिल्डिंग यहाँ पर हिल रही है। खैर जो भी हो, अभी के लिए सीन शिफ्ट होता है फास्ट एफिलिएट के प्रेसिडेंट यानी हांगयूल के ऊपर और हांगयूल यहाँ कॉल पे तेजिन को बताता है कि तेरे प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के अंदर कोई तो स्पाई है। अब देखो ये बात तेजिन को भी पता है कि वो जिहान ही है क्योंकि बाथरूम के अंदर जो सीन हुआ उसके बाद उसे भी जिहान के ऊपर ही शक हो रहा है। तेजिन कहता है कि मैं बाथरूम के अंदर उस बंदे से मिलने गया था, मतलब अलेक्जेंडर वांग से, पर गाइस ये अलेक्जेंडर पहले ही निकल गया था, ये तेजिन के हाथ में नहीं लगा। और अभी तेजिन कहता है क्या उस नए लड़के को मैं देख लूं? प्रेसिडेंट साहब हांगयूल कहता है कि नहीं जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा, मैंने पहले ही एग्जीक्यूटिव को बता दिया है। और गाइस देखो ये रहा वो दानव वाला एग्जीक्यूटिव जो इस टाइम खड़ा हुआ है जिहान के सामने। जिहान इसके ऊपर एक हैंड ब्लेड चलाने वाला था पर गाइस क्या तुम्हें लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हांगयूल बताता है कि मैंने एग्जीक्यूटिव को बता दिया है कि जिहान स्पाई है तो तुम लोगों को अगर वो दिखे तो जान से मार दियो। एंड हम देखते हैं कि इस दानव ने जिहान को एक मुक्के में यहाँ पर सुला दिया है, मतलब जिहान मरा नहीं है बल्कि एक मुक्के में यहाँ पर बेहोश हो गया। और अभी हमें ये फास्ट एफिलिएट के जो नंबर 1 एग्जीक्यूटिव है इसका चेहरा भी दिखाया जाता है कि भाई ये कैसा है, ये लग रहा है कि मैड मैक्स का बंदा है। खैर जो भी हो, थोड़ी देर बाद जिहान को होश आता है और इन लोगों ने जिहान को भी वीआईपी पेशेंट्स की तरह यहाँ भर्ती करवा लिया है। जिहान को पहले लग रहा था कि शायद वो हेवन में आया है पर उसे याद आता है कि उस दानव ने उसको कूटा था। जो भी हो, अभी जिहान देखता है कि इस रूम के अंदर हर एक चीज व्हाइट कलर का है, अगर यहाँ वो थोड़ी देर रुकता है तो वो पागल हो जाएगा। जिहान तो दरवाजे पे जाके चिल्लाने लग जाता है कि साले हरामखोरो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी उसे यहाँ किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो बंदा कहता है अच्छा तो तू भी यहाँ पर गलत तरीके से फंस गया है और सिर्फ तू नहीं यहाँ के सारे लोगों को ही गलत तरीके से पकड़ा गया है। जिहान समझ जाता है कि उसके साइड वाले रूम में जो बंदा है वही ये बात कर रहा है। जिहान इस बंदे से बात करता है और उसे पता लगता है कि इस बंदे को भी गलत तरीके से यहाँ पर फंसा लिया गया है। ये बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कब से बंद पड़ा हूँ, इवन मुझे ये भी नहीं पता कि आज का डेट क्या है एंड मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ कब तक बंद पड़ा रहूंगा। पहले पहले तेरे अंदर काफी एनर्जी होगी लेकिन बाद में वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आखिर में तू मेरे जैसा बन जाएगा। जिहान कहता है कि ना, मैं तो गिव अप नहीं करने वाला क्योंकि मैंने पीछे एक उम्मीद की किरण छोड़ दी है और वो उम्मीद की किरण कौन है? वो अलेक्जेंडर है। तुम देख सकते हो जिहान का फोन इस टाइम इसके पास है और ये डैनियल को कॉल लगाने वाला है। अब अलेक्जेंडर के पास ये फोन कैसे आया? जब उस एग्जीक्यूटिव ने जिहान को कूट दिया था तब उसने अपने साथ जिहान को ले गया था, फोन नहीं ले गया था। सो अलेक्जेंडर यहाँ पर आया और इस फोन को उठा लिया एंड अभी वो कॉल लगा देता है डैनियल को।
डैनियल को लगता है कि ये शायद जिहान है, पर अलेक्जेंडर कहता है कि सॉरी जिहान नहीं, मैं अलेक्जेंडर हुआंग हूँ। अलेक्जेंडर पहले बता देता है कि जिहान का सिचुएशन इस टाइम क्या है। डैनियल कहता है अच्छा, तो उन लोगों ने जिहान को पकड़ लिया। अलेक्जेंडर बताता है कि जब से जिहान पकड़ा गया है यहाँ का सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट हो चुका है, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर आना होगा। और फिर इसके बाद अलेक्जेंडर बता देता है कि यहाँ पर आना कैसे है। डैनियल भी ये सुन के काफी इंप्रेस हो जाता है एंड डैनियल सेज कि वो अच्छा, वो लोग तो बहुत चालाक है। और अभी डैनियल अपने सारे क्रू मेंबर को बताता है कि हमें पहले भेस बदलना होगा, हमें वो प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के कपड़े चाहिए होंगे। जेस को ये पहले से ही पता था तो उसने ये रेडी करके रखा था। डैनियल कहता है कि भाई तू तो जीनियस है। खैर जो भी हो, सब लोग ये ड्रेस फटाफट पहन लेते हैं, लेकिन तभी हडसन कहता है कि भाई हम लोगों के पास तो कोई एम्बुलेंस नहीं है, बिना एम्बुलेंस के हम उनके प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी का एम्प्लॉय कैसे बनेंगे। जेस कहता है कि वैसे मेरे पास एक प्लान है, मैं सोच रहा हूँ कि उनके प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के एक एम्बुलेंस को ही हाईजेक कर लेते हैं। मतलब ये लोग फास्ट एफिलिएट के जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उनमें से एक को चोरी करने वाला है। और गाइस ये लोग जो यहाँ बात कर रहे थे उसी बीच जे किसी को कॉल लगाता है। ये लोग सोच रहे थे कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी है उनके एम्प्लॉय के ऊपर अटैक करके एक एम्बुलेंस को चुरा लेते हैं, पर डैनियल कहता है कि भाई ये क्राइम है, और वैसे भी अगर हमने चुरा लिया तो इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि एम्बुलेंस कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो हमेशा एक दूसरे के साथ अपना करंट स्टेटस अपडेट करते रहते हैं। तो अगर हमने यह एम्बुलेंस चुराया तो हो सकता है साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाने का जो एंट्रेंस है उसको ही ब्लॉक कर दिया जाए। जेस कहता है कि भाई तो हम फिर क्या करें। डैनियल कहता है कि हमें कहीं से भी तो एक एम्बुलेंस चाहिए होगा। डैनियल ने ये बोला और तभी यह एक एम्बुलेंस आ जाता है। एम्बुलेंस का जो ये ड्राइवर है ये कहता है कि मास्टर जे मैं थोड़ा लेट हो गया और आपको एम्बुलेंस की जरूरत थी तो मैंने ला दिया, लो ये एग्जैक्टली सेम मॉडल का एम्बुलेंस है जो क्लिनिक वाले यूज करते हैं और इसको लीगली परचेस किया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे लोग तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि हॉली शिट भाई इसने 1 मिनट में एम्बुलेंस ला दिया। डैनियल भी इम्प्रेस होता है जे से। वो कहता है कि तो तू इतने देर से हमारी बातचीत सुन रहा था और तू समझ गया कि हमें एक एम्बुलेंस की जरूरत है, तो तूने एम्बुलेंस ही खरीद ली। भाई अपना लौंडा जे बाबू साहेब है, बहुत रिच। एंड तुम दूसरे साइड जेस को देखो। जेस यहाँ रोते हुए कहता है कि जे तू तो बेस्ट है, आखिर तेरे वजह से अब हमें एटलीस्ट यहाँ एम्बुलेंस चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर जो भी हो, अभी एम्बुलेंस आ गया, लेकिन एम्बुलेंस को चलाएगा कौन। पीछे से जैक कहता है कि मैं बनूंगा ड्राइवर, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। डैनियल कहता है कि साले तू एक माइनर है, तू ड्राइव नहीं कर सकता। तो यह ड्राइव कौन करेगा, वो और कोई नहीं जिहान का भाई जी बियोम है। डैनियल ने इसको यहाँ बुला लिया है और इसको भी पता चल गया है कि इसके भाई के साथ क्या हुआ है। सो हाँ, अब जी बियोम भी इनका हेल्प करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वर्कर्स के फास्ट एफिलिएट के अंदर एंड तुम देख सकते हो कि शायद वर्कर्स के फास्ट एफिलिएट के यही लोग एग्जीक्यूटिव है। जैसे प्रेसिडेंट साहब है यहाँ पर, लोगन है जो मार्केटिंग टीम का एग्जीक्यूटिव है, तेजिन हो गया जो प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी का एग्जीक्यूटिव है, एंड इनके पीछे है ईसू जो ये भी वर्कर्स के फास्ट एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव है। जो भी हो, अभी प्रेसिडेंट साहब हांगयूल कहता है कि हमें कुछ टाइम के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी का ऑपरेशन बंद रखना होगा। लोगन तो कहता है कि सर अब डर क्यों रहे हो, हम संभाल लेंगे ना। ये साला मोटा गेंडा, इसके दिमाग में हमेशा फाइटिंग चलता है। बट तेजिन यहाँ पर कहता है कि उन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ एफिलिएट को टेक डाउन कर दिया था, तो उन्हें हल्के में मत लो। वो इजीली हमारे एक एम्बुलेंस को चुरा के यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी के लिए कोई भी वीआईपी पेशेंट यहाँ पर एक्सेप्ट मत करना। अभी के लिए जो हमारे एम्प्लॉइज बाहर गए हुए हैं उनको क्लिनिक बुला लो जल्द से जल्द 5 घंटे के अंदर। और गाइस इनकी ये जो सारी बातें हैं ये अपना लौंडा अलेक्जेंडर यहाँ पर सुन रहा था चुपके से, और ये डैनियल को बता देता है ये सारा चीज। डैनियल भी अपने सारे क्रू मेंबर को बता देता है कि हमें 5 घंटे के अंदर उस मेंटल हॉस्पिटल में एंट्री लेनी होगी। जैक पूछता है कि पर हम वहाँ पर बिना किसी शक पैदा करे उस जगह में घुसपैठ कैसे करेंगे। डैनियल कहता है देखो, इनके जितने भी एम्बुलेंस इस टाइम बाहर है वो सभी यही कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो वापस आए। तो जब वो लोग हड़बड़ी में यहाँ पर आएंगे तो हम उनके बीच में घुल मिल के एंट्री ले लेंगे। एंड गाइस देखो, ये लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो इनके पास तो एक पेशेंट भी होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर वो पेशेंट भी मौजूद है। जैक पूछता है कि ये वीआईपी पेशेंट का एक्टिंग कौन कर रहा है। ऑब्वियसली अभी हमें नहीं दिखाया जाता है कि ये पेशेंट कौन है। जो भी हो, अभी ये सब लोग लोकेशन में पहुंच जाते हैं एंड हम देखते हैं कि ये लोकेशन वही प्लास्टिक सर्जरी के टावर के पास वाले बिल्डिंग है। विंजिन तो खड़ा हो जाता है कि चल चल के अंदर सब कुछ उथल पुथल कर देते हैं। डैनियल कहता है कि भाई ये उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये कम्प्लीटली यहाँ शट डाउन है। वास्को कहता है कि कोई ना, दीवारी तो है, मैं तोड़ दूंगा। डैनियल कहता है कि यार इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है अंदर कैसे जाना है। हमारा ये कार बिल्डिंग के अंदर जाएगा कार एलिवेटर यूज करके। अब वो कैसे होगा वो तुम थोड़ी देर में ही देखोगे। अभी तो हम इन एम्प्लॉयज के ऊपर आते हैं जो इसी एम्बुलेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं एंड इन्हें अभी रिपोर्ट मिलता है कि सभी वीआईपी पेशेंट आ चुके हैं। ये लोग तो सब कुछ बंद करने वाला था, पर तभी डैनियल यहाँ भाग के आता है और यही बताता है कि अभी भी एक वीआईपी पेशेंट बाकी है। ये लोग यहाँ पर आके एम्बुलेंस खोलता है और देखता है कि सच में एक पेशेंट मौजूद है। तो ये लोग भी कंफर्म कर देता है कि हाँ ठीक है, एक पेशेंट अभी भी बाकी है। एंड इस एम्बुलेंस को बिल्डिंग के अंदर
एंटर करने के लिए अलाउ कर देता है। हम देखते हैं ये एम्बुलेंस रिवर्स में यानी उल्टे तरीके से एक एलिवेटर के अंदर एंटर करता है। बेसिकली ये एलिवेटर बनाया गया है कार के लिए एंड अभी ये लोग एलिवेटर के थ्रू नीचे जा रहे थे, लेकिन अभी जीबीएम पूछता है कि भाई सब कुछ तो सही है, हम अंदर आ गए, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक का कार एलिवेटर उनके पीछे वाले बिल्डिंग से कैसे कनेक्टेड है। डैनियल कहता है कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। नॉर्मली एक एलिवेटर कैसा होता है, उसके सिर्फ एक ही दरवाजा होता है घुसने और बाहर निकलने का, मतलब तुम जिस दरवाजे से एंटर करोगे उसी दरवाजे से बाहर निकलोगे, तुम्हें जिस भी फ्लोर में जाना है। बट ये एलिवेटर थोड़ा अलग है, ये कार एलिवेटर के दो दरवाजे है, एक सामने और एक पीछे। तुम इस पैनल से समझ गए होंगे कि अगर प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में जाना है तो एलिवेटर का दरवाजा सामने खुलेगा और अगर तुम्हें पीछे वाले बिल्डिंग में जाना है तो उसका दरवाजा पीछे से खुलेगा। सो हाँ, फाइनली हमारा एलाइड क्रू एंटर कर जाता है उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। डैनियल तो बाहर निकल के कहता है कि अभी भी एक वीआईपी पेशेंट बाकी है। ये लोग कहते हैं कि तू क्या बकवास कर रहा है, आज के सारे वीआईपी पेशेंट तो ऑलरेडी आ चुके हैं। डैनियल समझ जाता है कि बाहर के लोगों को तो नहीं पता था, पर अंदर के लोगों को पता है कि सारे वीआईपी पेशेंट आ चुके हैं। तो डैनियल यहाँ पर और बातचीत ना करके इन दोनों को एक ही अटैक में घुमा देता है। इसके बाद हमारे पूरे एलाइड क्रू बाहर आते हैं एंड वर्कर्स वालों को समझ में आ जाता है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। हम देखते हैं जीबीएम कार के अंदर ही रहता है, जब तक जिहान का पता नहीं चलता वो यहाँ पर ही रहेगा। और अभी डैनियल अपने पूरे एलाइड क्रू से कहता है कि चलो फास्ट एफिलिएट के कचरे को बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। इसके बाद अभी सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट हांगयूल के ऊपर। ये यहाँ पर बैठ के आराम से बुक पढ़ रहा था, तभी एक बंदा आके कहता है कि सर हमारे ऊपर अटैक हुआ है, एलाइड क्रू हमारे मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर चुका है। वो सब लोग प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के एम्प्लॉय बन के बेसमेंट के अंदर घुस आए हैं और हमारे सारे लौंडे लोगों को पीट रहा है। हम उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, तो हमें आपकी तरफ से कोई प्लान ऑफ एक्शन चाहिए। प्रेसिडेंट साहब बताओ कि अब हम क्या करें। अब वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी सीन शिफ्ट होता है हमारे लौंडे लोगों के ऊपर एंड इस टाइम हडसन के ऊपर एक साथ 5 बंदे चढ़ जाते हैं। हडसन भी अपना वो स्पेशल पंच रेडी कर लेता है, पर वो यह पंच थ्रो करे उससे पहले हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये तेसुमा और उसका फ्लैशबैक है, जहाँ तेसुमा हडसन को बता रहा था कि तू जाके दिखा दे एलिज़ैंग को कि तू क्या चीज है, उन्हें दिखा दे कि तू अनसन का सूरज है। एंड प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हडसन लिटरली एक पंच में, सिर्फ एक पंच में इन 5 लॉन्डो को यहाँ से उड़ा देता है और उसके बाद कहता है कि मुझे ये बताओ कि एलिज़ैंग कहाँ पर है। इसके बाद हम आते हैं अमीर बाप के बेटे जे के ऊपर और इसको यहाँ पर कोई हाथ नहीं लगा पा रहा। एंड अभी गाइस हम जे का एक बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं। ये रहा उसका बाप स्टीव, जो जे को बता रहा था कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है, मैं आज से तुझे अपना बेटा मानने से इनकार करता हूँ और जे आज से तू हमारे फैमिली का भी कोई हिस्सा नहीं है। सो जाके अपने लाइफ को जैसे जीना है वैसे जी एंड हाँ, वापस आने का कभी सोचना भी मत। जो तेरी प्रॉब्लम है उसे तुझे खुद ही फिक्स करना होगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू जिए या मरे, बस यहाँ से निकल जा। सो गाइस इसके बाद से ही जे अकेले रहने लगा था। अब उसके बाप ने उसे क्यों निकाल दिया वो तो हमें नहीं बताया गया, पर तुम देख सकते हो कि जे यहाँ अकेले बैठा हुआ है एंड वो यहाँ पर टीवी फोन सब कुछ पे बस फैमिली का फोटो देख रहा था, फैमिली कैंपेन वगैरह ये सब कुछ, मतलब वो अपने फैमिली को बड़ा मिस करता है। और फिर एक बार जो स्कूल में वो अकेला दुखी होके बैठा हुआ था, तब उससे मिलने आया था अपना बिग डैनियल। डैनियल यहाँ आके यही कहता है कि जब जैक के साथ उस टाइम मेरी फाइट हो रही थी तो तूने मेरी मदद की थी, उसके लिए थैंक्स। अगर तू बीच में आके हमारा फाइट नहीं रोकता तो चीजें और भी बिगड़ सकती थी, तो चल अब से हम लोग दोस्त बन जाते हैं। सो गाइस यही वो रीजन है जिसकी वजह से जे यहाँ पर आया है, सिर्फ उसके लाइफ में एक ही दोस्त है। इसके बाद हम विंजिन के ऊपर आते हैं और ये साला यहाँ लोगों के मुंह को तोड़ रहा है पकड़ के और उन्हें फेंक रहा है। एंड विंजिन इस टाइम यही कहता है कि वो साला हरामखोर कहाँ पर है, मतलब तेजिन की बात कर रहा है। और इस वक्त हम विंजिन का ही एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं फ्लैशबैक में तेजिन विंजिन को उकसा रहा था कि विंजिन क्या तू इतना ही कर सकता है और तू मुझसे फाइट करने आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरा मरा हुआ भाई तो वहाँ कबर में करवटे ले रहा होगा। अब देखो विंजिन का जो ये पास्ट है उसका जब बैक स्टोरी आएगा तब हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा। खैर अभी तो हम देखते हैं जैक को, जिसके ऊपर एक साथ 2-3 बंदे अटैक कर देते हैं, लेकिन जैक यहाँ सीधा खड़ा होकर इनके अटैक को आराम से झेल रहा है। और गाइस अभी हमें बताया जाता है कि जैक यहाँ पर किस लिए आया है। उसका रीजन सिंपल है, वो आया है जोहान के लिए। डैनियल से उसे पता लगा कि जोहान को वर्कर्स वाले ने कैप्चर कर लिया है। डैनियल बताता है कि जोहान बिग डील गैंग की मदद कर रहा था, पर कुछ लफड़े की वजह से वो फंस गया। और मैं ये चीज तुझे बता रहा हूँ जैक, क्योंकि तू उसका अच्छा दोस्त है, सो मुझे लगा कि तुझे ये बात जानना जरूरी है। जैक कहता है कि थैंक्स डैनियल ये सब कुछ बताने के लिए मुझे। और अभी जैक को वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे जोहान के साथ। हालांकि ये दोनों जब भी मिले हैं फाइट किया है और हारा है जैक हमेशा, फिर भी जैक यहाँ पर जोहान के मॉम को प्रॉमिस किया है कि वो जोहान को वापस लाएगा। सो जैक यहाँ पर अपना प्रॉमिस निभाने आया है एंड लिटरली वो काफी सारे लॉन्डो के ऊपर एक ही बार में पंचेस दे मारता है। इसके बाद हम आते हैं भास्को के ऊपर और भाई भास्को एक बंदे का पैर पकड़ के उस बंदे से सारे बंदे को पीट रहा है पटक के। एंड अभी फ्लैशबैक के अंदर हमें पता चलता है कि भास्को यहाँ पर किस लिए आया है। ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब बन नकेल और हॉस्टल के बीच मीटिंग हुई थी। तुम्हें याद होगा सेली यहाँ पर आई थी डेरिक और मैक्स के साथ। एंड अभी इस टाइम सेली बता रही थी कि हम एली को वापस ला सकते हैं, मेरे पास एक प्लान है।
हैं, पर उसके लिए हमें तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। वास्को कहता है कि देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर एली मुझसे भिड़ने आया तो मुझे भी उससे भिड़ना होगा। सेली कहती है कि मैं वो जानती हूँ, पर वास्को तू थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि जिस एली को तू जानता था वो एली अब नहीं रहा। एली अब काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बन गया है, तो जा जाके उसे ढूंढ और प्लीज उसे घर वापस लेके आ। प्रेजेंट टाइम में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वास्को ने काफी सारे लॉन्डो को यहाँ पर कूट दिया है एंड अपने लॉन्डे लोगों ने यहाँ के फर्स्ट फ्लोर को तो क्लियर कर दिया, जो छोटे मोटे बंदे थे उनको पीट के। और अभी यहाँ पर डैनियल एक बंदे के ऊपर सरप्राइज अटैक करने वाला था, पर हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं अलेक्जेंडर वांग है। डैनियल यहाँ अलेक्जेंडर से मिलता है, लेकिन बाकी लोगों ने कभी भी अलेक्जेंडर को नहीं देखा, तो उन लोगों को लग रहा था कि शायद ये कोई एनिमी है। पर डैनियल कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये हमारा कोई एनिमी नहीं है, ये अलेक्जेंडर है, इसने ही तो हमारी मदद की अंदर आने में। ये पहले फोर्थ एफिलेट का प्रेसिडेंट था, पर वो सब पास्ट की बात है। वेंजिन कहता है कि अरे यार, हमारे पास पहले से ही ड्यूक मोटा है, अब ये मोटा गेंडा भी हमारे साथ काम करेगा, इसको कुछ काम धाम आता भी है। इनकी बातें सुन के अलेक्जेंडर यहाँ पर अपना शर्ट उतार देता है और फिर इनको पीठ दिखाने लगता है। ये लोग तो ही कहते हैं कि साले तू हमें पीठ क्यों दिखा रहा है। अब देखो गाइस, ध्यान से देखने पर इन लोगों को पता चलता है कि अलेक्जेंडर के पीठ पर इस जगह के बिल्डिंग के जो फ्लोर है उनके मैप छपे हुए हैं। इसके बाद अभी सीन शिफ्ट होता है तेजिन के ऊपर। बंदा तो यहाँ आराम से सिगरेट फूक रहा था, पर तभी यहाँ प्रेसिडेंट हांग यूल आता है एंड वो आके इसका सिगरेट इसके ही मत्थे पर बुझा देता है और कहता है कि बेटा, मैंने तुझे कहा है ना क्लिनिक के आसपास सिगरेट मत फूका कर, और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? एलाइट क्रू हमारे बिल्डिंग में अटैक कर दिया है, जा जाके उनको संभाल, क्योंकि ये मेरा किंगडम है, यहाँ कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। तेजिन भी यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, वो अपने टीम लीडर को लेता है और कहता है कि चल देखते हैं कि कौन घुसपैठिया घुस आए हैं। और गाइस, अभी ना हमें तेजिन और विंजिन का एक फेस ऑफ दिखाया जाता है, मतलब ये दोनों भिड़ने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे फिफ्थ एफिलेट के लॉन्डे लोगों के ऊपर, और इन्हें भी यहाँ पर पता लगा है कि बाहर से घुसपैठिया घुस आए हैं। वैरन तो समझ जाता है कि ये घुसपैठिया लोग कौन हो सकते हैं एंड यहाँ पर ही हमें वैरन के साथ किसी का फेस ऑफ दिखाया जाता है। उसका चेहरा तो नहीं पता हमें, लेकिन इसके साथ वैरन का फाइट होने वाला है। अदर साइड हम देखते हैं एली को, और एली यहाँ पर अपने दोस्त लोगों के बारे में सोच रहा था, पर एली यही कहता है कि हमें एलाइट क्रू के ऊपर अटैक करना ही होगा। यहाँ पर ही तुम देख सकते हो एली के साथ वास्को का फेस ऑफ दिखाया जाता है, मतलब वास्को के साथ फाइट हो सकता है एली का। खैर सीन अब शिफ्ट होता है लोगान ली के ऊपर, और देखो ये साला अपने दोनों साइड लड़कियां लेके बैठा हुआ है, फिर भी अपना अंडा खुद खुजा रहा है। जो भी हो, लोगान को भी एक बंदे से यहाँ पर पता चलता है कि घुसपैठिया घुस आए हैं एंड तुम देख सकते हो कि लोगान ली के साथ हमारे लिटिल डैनियल का फेस ऑफ दिखाया जाता है, मतलब ये दोनों भिड़ेंगे। तुम्हें याद होगा लिटिल डैनियल को ये पहले कितना कूटता था जब वो मोटा था, लेकिन इस टाइम डैनियल क्या करेगा वो तो तुम समझ ही गए होंगे। खैर सीन अब शिफ्ट होता है जिनयोंग पार्क के ऊपर, और इसको भी यहाँ पता चला है कि बिल्डिंग के अंदर घुसपैठिया घुस आया है। यूजिन कहता है कि टेंशन मत ले, वो लोग तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले ही हांग यूल उन्हें संभाल लेगा। फिर भी हमारा जो ये ओपोनेंट है, इनका कोई भरोसा नहीं है, तो तू प्लीज अपने उस चीज को रेडी रखना। अब उस चीज को रेडी रखना इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स ये लोग यहाँ पर बिग डैनियल की बात कर रहा है। अब ये लोग बिग डैनियल के साथ क्या करेंगे वो तो हम आगे देखेंगे, पर अभी जिनयोंग कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि उस चीज को टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, पर क्या हम लोग सच में ये करने वाले हैं? क्योंकि उस चीज को इस्तेमाल करने से पहले तो उन्हें मुझे हराना होगा। एंड अभी तुम देख सकते हो कि जिनयोंग पार्क के साथ भी किसी का फाइट होने वाला है। खैर जो भी हो, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की ये लड़की सेरा शिन के ऊपर। एंड देखो ये प्री जनरेशन का अंकल इस टाइम इसका जूता पॉलिश कर रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि इन्हें क्यों दिखाया गया है, क्योंकि यूजिन ने इनको भी फास्ट एफिलिएट के अंदर बुला लिया है। जो भी हो, सीन अभी वापस अपने लॉन्डे लोगों के ऊपर शिफ्ट होता है और डैनियल इनको बताता है कि इस क्लिनिक के अंदर 4 फ्लोर है। हमें नहीं पता कि हर एक फ्लोर में हमें कौन मिलेगा, लेकिन एक चीज तो पक्का कंफर्म है कि उनका एग्जीक्यूटिव हमारा ही वेट कर रहा है। तो तुम सब लोग यहाँ पर तैयार हो जाओ, हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। अब वहाँ पर जाने से पहले ये लोग अलेक्जेंडर के पीठ पर जो बिल्डिंग का मैप है उसको देखता है, ताकि ये लोग जिनयोंग पार्क को ढूंढ सके। बट अभी अलेक्जेंडर बताता है कि इससे तुम किसी को ढूंढ नहीं सकते, मेरे पीठ पर जो मैप है ये बस यहाँ बिल्डिंग के लेआउट है, मुझे नहीं पता कि कौन किस रूम में है। तो एक तरह से ये जो मैप है ये पूरा बेकार है। विंजिन तो इसके ऊपर चढ़ने वाला था कि साला गधा कहीं का, ऐसे तो फिर हमें पूरे एंटायर बिल्डिंग को ही छान मारनी पड़ेगी। अलेक्जेंडर कहता है कि ठीक है, अगर मैं काम नहीं आया तो मैं एक बंदे को यहाँ पर जानता हूँ जो तुम लोगों की मदद कर सकता है। वो 4थे मंजिल पर है एंड वो यहाँ पर बहुत टाइम से रह रहा है। उसे इस हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता है, वो एक जिंदा मैप है। अगर वो हमारी मदद कर दे तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सो हाँ गाइज, अब इन सब का मिशन है 4th फ्लोर में जाके उस बंदे को रेस्क्यू करना। बट गाइज इन लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, ऊपर से ये लोग एनिमी के अड्डे पर है। वर्कर्स वाले कभी भी इनके ऊपर अटैक कर सकता है, और वर्कर्स वाले अपने फास्ट एफिलिएट को बचाने के लिए यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट लोग भेजेंगे। डैनियल कहता है कि हमें यहाँ पर जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा। हडसन कहता है फिर तो एक ही सॉल्यूशन है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यहाँ पर ही रुका हूँ, क्योंकि वर्कर्स के लोगों को हॉस्पिटल में एंटर करने के लिए इसी रास्ते से गुजरना होगा। सो अगर मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ तो क्या पता मेरी मुलाकात एली से हो जाए, और तुम लोगों को पता है एली से बदला लेने के लिए ही हडसन यहाँ आया है। डैनियल कहता है
है कि ठीक है, गुड लक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हडसन यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी के लोग आगे बढ़ने लगते हैं। एंड अभी इस टाइम हम देखते हैं वर्कर्स के काफी सारे बंदे एंट्री से ऑलरेडी आ भी गए हैं, बट टेंशन मत लो, हडसन इन लोगों को रोक लेगा। खैर अभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और तुम लोगों को याद होगा हमारे लौंडे लोगों ने यहाँ जो एम्बुलेंस लाया था उसके अंदर एक पेशेंट था, तो ये लोग चेक करने जाते हैं उस पेशेंट को। एंड अभी हम देखते हैं कि ये पेशेंट इनके ही सामने खड़ा हो जाता है। इवन ये तो इनमें से एक को मुक्का मार के यहाँ से उड़ा ही देता है। अब ये पेशेंट है कौन वो तुम्हें थोड़ी देर में ही पता चलेगा। इसके बाद सीन अब वापस हमारे लौंडे लोगों के ऊपर शिफ्ट होता है एंड ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इन्हें बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं जो बहुत दिनों से यहाँ बंद पड़े हुए हैं एंड वो सब पागल होते जा रहे हैं। डैनियल को बड़ा गुस्सा आता है कि ये सब लोग इनोसेंट है, लेकिन जो भी हो अभी हम देखते हैं कि वर्कर्स के और भी बंदे लोग यहाँ आ जाते हैं। विंजिन तो पूछता है कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे। डैनियल कहता है क्या करेंगे, जितने भी पेशेंट यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं उनको रिलीज कर दो। और गाइस ये लोग यहाँ पर रिलीज होते ही सीधा वर्कर्स वालों के ऊपर चढ़ जाते हैं। पर गाइस अभी हम देखते हैं यह एक बंदा आता है जो इन पेशेंट्स को ही कूटने लग जाता है एंड और कोई नहीं लोगन ली है। लोगन कहता है कि साले ये पेशेंट लोग मुझे क्यों पकड़ रहा है, क्या ये कोई गे क्लब है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बेसमेंट में जहां हडसन मौजूद था। हडसन ने तो वर्कर्स के इन चुटकू मुटकू बंदों को बहुत इजीली संभाल लिया है, पर अभी वो देखता है कि यहाँ 3 बुढ़े अंकल आए हैं। ये वही सेराशिन के टीम के मेंबर लोग हैं एंड ये तीनों अंकल ही प्री जनरेशन के हैं। तुम समझ गए होंगे कि हडसन इन तीनों के साथ 1v3 करने वाला है। लेकिन उससे पहले सीन वापस से हमारे लौंडे लोगों के ऊपर शिफ्ट होता है और इनको यहाँ देख के लोगन कहता है कि ओ माई गॉड, आर यू किडिंग, क्या तुम लोग घुसपैठिया हो, अरे तुम सब तो गांडू हो बे। लोगन को यहाँ पर जे और विंजिन के साथ वाला वो फाइट याद आता है एंड लोगन से इसकी यार ये दोनों ही तो लूजर है। उसके बाद लोगन को वास्को और जैक के साथ हुई वो फाइट याद आता है एंड लोगन से अरे ये तो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट का लूजर है और वो कैफेटेरिया का लूजर। मैंने तुम सब गांडू को कूटा है पहले, और क्या तुम सब लोग यहाँ फिर से मार खाने आए हो मुझसे। अब देखो लोगन यहाँ सबको तो पहचान लेता है, लेकिन ऑब्वियसली वो यहाँ लिटिल डैनियल को पहचान नहीं पाता। लोगन यहाँ लिटिल डैनियल के पास आके कहता है कि साले अब तू कौन है। डैनियल कहता है तेरे जैसे सुअर से बात करने की मेरे पास टाइम नहीं है, हट जा। डैनियल ने ये बोला और डैनियल के वॉइस से ही लोगन को पता चल जाता है कि ये तो उसका पिकाचू है। तुम्हें याद होगा ये पहले डैनियल को पिकाचू कह के बुलाता था। लोगन कहता है कि अरे पिकाचू तेरे साथ क्या हुआ है, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पा रहा। और होल्ड ऑन, 1 मिनट रुक जा, क्या इस पिकाचू ने मुझे सुअर कहा। पिकाचू रेडी हो जा मार खाने के लिए। लोगन ने ये बोला और तभी डैनियल एक गंदा वाला पंच दे मारता है इसके मुंह पर। लोगन अपने मन में कहता है क्या पिकाचू ने मुझे मारा और मुझे दर्द भी हो रहा है। लोगन यहाँ फाइट बैक करता है, वो डैनियल के ऊपर एक मुक्का मारने आ रहा था, पर तभी पीछे से जैक इसके पीठ पर एक गंदा वाला पंच दे मारता है। साथ में भास्को भी इसके मुंह पर एक मुक्का चला देता है। इसके बाद जे और विंजिन दोनों ही इसे पीटता है। लोगन इन सब से बहुत मार खाता है और वो अपने मन में सोचता है कि इन सभी लूजर्स मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा पा रहा है। बट अगले ही मोमेंट लोगन देखता है कि अपने इन लॉन्डो ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। डैनियल सेज कि सॉरी लोगन, हम थोड़े जल्दी में हैं, तो चल 1v1 करके इस मैच को जल्दी खत्म करते हैं। और अभी डैनियल को वो सारे चीज याद आ रहा था कि इसने कैसे उसे बुली किया था। और गाइस जैसे ही इनका फाइट यहाँ पर शुरू होता है, डैनियल लिटरली बहुत गंदे तरीके से कूटता है लोगन को। वो तो पहले लोगन के मुंह पर एक जोरदार किक दे मारता है और फिर उसके साइड रिब्स पर एक जोरदार पंच दे मारता है। ऑब्वियसली लोगन डैनियल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर डैनियल इजीली डॉज कर लेता है और डॉज करके वो सीधा अपना घुटना इसके पेट पर दे मारता है। इतना काफी नहीं था तो डैनियल सीधा एक पंच मारता है, पर सरप्राइजली हम देखते हैं लोगन इसके पंच को रोक लेता है और फिर डैनियल का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचता है। डैनियल समझ जाता है कि लोगन यहाँ पर जिजुत्सु यूज कर रहा है। डैनियल के पास इसका भी काउंटर अटैक मौजूद है, वो करने वाला था, पर उससे पहले जैक बीच में आके लोगन के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है। इवन जैक और एक पंच मारता है जिसको लोगन यहाँ पकड़ लेता है। और अभी लोगन इसको थोड़ा सुनाता है कि साला तू अभी भी वो कैफेटेरिया का ही लूजर है। लोगन ने ये बोला तभी जे यहाँ पर आके उसके मुंह पर बजा देता है। अब जे के अटैक को रोके उससे पहले हम देखते हैं विंजिन अटैक कर देता है लोगन के ऊपर। भाई इसको चारों तरफ से पीट रहे हैं ये लोग। इवन इतना ही नहीं, भास्को आके इसके मुंह पर एक जोरदार घुटना दे मारता है और लास्टली डैनियल इसके मुंह पर एक किक मारता है। इनसे मार खा के लोगन का हड्डी तो बिल्कुल टूटा होगा। लोगन यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि साले कमीने तुम बहुत हरामी हो, तुम लोग एक एक करके लड़ो ना, एक साथ क्यों आ रहे हो। डैनियल कहता है तूने ही तो बोला कि तू हम सबको एक ही बार में हरा सकता है। लोगन कहता है कि सालो मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। ये कह के लोगन इस टाइम भास्को के ऊपर अटैक करने आ रहा था। ये भास्को को टैकल करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा नहीं करता, साइड से निकल जाता है और सीधा जाके अलेक्जेंडर हुआंग को पकड़ लेता है। बेसिकली वो अलेक्जेंडर को यहाँ एक तरह से हॉस्टेजेस बना लेता है और फिर थोड़ा पीछे हटने के बाद वो अलेक्जेंडर को उड़ा देता है लात मार के एंड वो यहाँ से सीधा भाग जाता है। भाई अपने लॉन्डो ने इसे इतना कूटा कि लोगन को यहाँ से भागना पड़ा। विंजिन कहता है
है कि साला मैं सोच ही रहा था कि ये मोटू कर क्या रहा है स्कूल ड्रॉप करने के बाद, तो ये वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया है। डैनियल कहता है कि भाई ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वही जैक कहता है ये लोगन ली पुराना वाला लोगन ली अब नहीं रहा, ये काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। खैर अभी यहाँ से लोगन के जाते ही हम देखते हैं ये दोनों प्री जनरेशन के अंकल यहाँ पर आ जाते हैं। विंजिन सोचता है कि ये साले बुढ़े लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर डैनियल क्या सोचता है, डैनियल सोचता है कि अगर ये दोनों यहाँ पर है तो हडसन के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ वो हम थोड़ी देर बाद में ही देखेंगे। पर अभी इन दोनों अंकल को रोकने के लिए जैक सामने आ जाता है। जैक कहता है कि मैं इन दोनों को रोकता हूँ यहाँ पर, तुम लोग आगे बढ़ो। डैनियल तो रोकने वाला था जैक को, पर जैक से इसकी टेंशन मतलब मैं इन दोनों को हैंडल करके तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। इवन विंजिन भी कहता है कि इसे यहाँ पर रहने दो, ये लूजर इन दोनों बुड्ढों को तो संभाल लेगा। सो हाँ गाइस, जैक को फर्स्ट फ्लोर में छोड़ के सब लोग चौथे फ्लोर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इनके जाने के बाद ये दोनों बुढ़े अंकल जैक से कहता है कि बेटा क्या तुझे लगता है कि तू अकेले ही हम दोनों को हैंडल कर लेगा? अगर बॉस गैप्रियन किम यहाँ पर होते तो इस बात पर वो हंसने लगते। जैक अपना चश्मा साफ करते हुए कहता है कि वो सब छोड़ो और मुझे बताओ कि बेसमेंट में जो लड़का था उसके साथ क्या हुआ? ये अंकल कहता है वो लड़का जो सिर्फ अपना फिस्ट यूज करता है, अरे टेंशन मत ले, हमारा एक दोस्त उसे संभाल लेगा। एंड अभी हम लोग हडसन के ऊपर ही आते हैं। एंड हडसन जिस अंकल से लड़ रहा है वो अंकल उसके हर एक पंचेस को डॉज कर रहा था। इवन अंकल हडसन के मुंह पर एक जोरदार किक भी दे मारता है। उसके बाद हडसन को वो ऐसे लॉक में फंसा लेता है और ऐसे लॉक में फंसा के सीधे जमीन पर एक स्लैम भी दे मारता है। हडसन समझ जाता है कि ये बुढ़ा तो काफी स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लग रहा है कि ये मेरे सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मुझे समझ में आया, प्री जनरेशन के लौंडे लोगों की तो एक अलग ही ऑरा है। एंड बुड्ढा तो इस टाइम ऐसा दिखता है, पर जब वो अपने प्राइम टाइम में था तो उसका बॉडी कुछ ऐसा था। जो भी हो, अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस बिल्डिंग के बाहर, और जो बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के वर्कर्स थे उन्हें पता लगा है कि बिल्डिंग के अंदर घुसपैठिया घुस आए हैं, तो वो लोग भी बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे कार एलिवेटर के थ्रू। और यहाँ पर ही इनके बातचीत के दौरान ये लोग नोटिस करता है कि ये बंदा कौन है। ये लौंडा पूछता भी है कि तू कौन है, पहले तो यहाँ पर कभी नहीं देखा। ये बंदा कहता है कि मैं वर्कर्स का ही एक मेंबर हूँ। एंड तुम देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, भाई जेरी यहाँ पर आया है। एंड अभी हमें पता चल जाता है कि ऑब्वियसली वैरन के साथ फाइट होगा जेरी का। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये जेरी यहाँ पर कैसे आया, तो अभी हम वही देखेंगे। हम देखते हैं लुआ लिम को जो यहाँ से भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है। लुआ को लगता है कि ये शायद वर्कर्स के बंदे होंगे, तो मौका मिलते ही वो इसको इलेक्ट्रिक शॉक मार देती है। पर हमें पता लगता है कि ये जेरी है, और देखो जेरी इलेक्ट्रिक शॉक खा के भी खड़ा हुआ है। जो भी हो, इसके बाद ये दोनों एक जगह पर बैठ के बात करते हैं। पहले तो लुआ कहती है कि यार तू मेरा पीछा क्यों कर रहा था, मेरे को लगा वर्कर्स के बंदे होंगे इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक शॉक मार दी। जेरी कहता है कि यार तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तू सेव है और रहने के लिए जगह नहीं है, तो तू ऐसे गटर में रह रहा है। लुआ कहती है कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं गटर में रह रही हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं बॉस जेक के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बना पा रही। इवन जब से पुलिस वालों ने उसे वांटेड घोषित किया है तब से मुझे ये नहीं पता कि जेक कहाँ पर रह रहा है, और ऐसा लगता है कि वो अरेस्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले लगातार उसके वांटेड पोस्टर नहीं छापते। तो एट द एंड सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि शायद वर्कर्स वालों ने उसे कैप्चर कर लिया हो। जेरी ये बात सुन के कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ फास्ट एफिलेट में। लुआ कहती है कि यार रुक जा, मुझे पता है फास्ट एफिलेट के हिडन प्लेस में कैसे घुसा जाए, लेकिन मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि बॉस जेक वहाँ पर ही होंगे। इस पर जेरी कहता है अगर वहाँ बॉस जेक के होने के 1% भी चांस होता है तो मैं वहाँ जाऊंगा। ये होता है लॉयलिटी। तुम देख रहे हो जेरी क्या कह रहा है कि 1% भी चांस होता है फास्ट एफिलेट में जेक के होने की, तो वो मेरे लिए काफी होगा, मैं जाऊंगा वहाँ पर। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जेरी जिन लोगों के साथ एलिवेटर में आ रहा था लिफ्ट के अंदर, उसने सबको पेल दिया। अब सीन शिफ्ट होता है हडसन के ऊपर। उसके सामने ये अंकल खड़ा हुआ था और ये अंकल थोड़ा झूठ मूठ का बात फैला के हडसन को उकसाने की कोशिश करता है। ये अंकल से इसकी तू यहाँ पर सिर्फ अपना फिस्ट यूज कर रहा है, एक चीज बता, क्या तू तेजुमा का सक्सेसर है? हडसन कहता है कि क्या तुम जानते हो उसे? ये अंकल कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मैंने उसको हराया है ऑलरेडी। बहुत साल पहले मैंने एक बच्चे से लड़ाई की थी और मुझे याद है कि वो फाइट के अंदर सिर्फ अपना फिस्ट यूज कर रहा था और फिस्ट के अलावा उसे कुछ यूज करना नहीं आता, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था एंड दैट द रीजन वो मुझसे हार गया था। बाद में मैंने सुना कि वो किसी जेम्स ली नाम के बंदे से हार गया था जिसने उसकी आंखें ले ली। तो बेटा तेजुमा का सक्सेसर, मैं तुझे इतना ही कहना चाहता हूँ कि तू गलत राह पर चल रहा है। तेजुमा ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही सिद्धांत पर जिया है और वो ये है कि फाइट के अंदर वो सिर्फ अपना फिस्ट यूज करेगा, यानी मुक्को का यूज करेगा, लेकिन इसके बदले में उसे मिला हार। तो क्या तू भी उसके तरह हार के खत्म होना चाहता है? जरा सोच बेटा इसके बारे में ध्यान से। ये कहते हुए वो हडसन के मुंह पर एक गंदा वाला पंच दे मारता है और इतना ही नहीं, ये हडसन को पकड़ के एक जमीन पर स्लैम भी दे मारता है और फिर हडसन का बाल पकड़ के ऐसे खींचने लगता है। हडसन तो यही कहता है कि मेरे मास्टर की यहाँ पर इंसल्ट मत कर। पर ये बुढ़ा अंकल वही सब कह रहा था कि तेरे मास्टर का प्रिंसिपल ही गलत है, तेरा मास्टर जिस सिद्धांत पर चलता है उससे हार ही मिलेगा। तो अब भी टाइम है बेटा, तू कुछ और रास्ता ढूंढ ले। और ये बुढ़ा अंकल जो ये मैनिपुलेट कर रहा है ना, इसके वजह से हडसन फाइट के अंदर बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था
और ये साला बुड्ढा उसी मौके का फायदा उठा के हडसन को कूट रहा है और ये इतने गंदे तरीके से हडसन को कूट रहा है कि हडसन लगभग बेहोश होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है टॉम ली के ऊपर और टॉम ली यहाँ पर कहता है सेरा शीन से कि तूने वहाँ पर उन तीनों को क्यों भेजा, सिर्फ एक को भेज देता तो काम हो जाता ना। सेरा कहती है कि 3 लोग गए तो क्या हुआ, वैसे भी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की रेपुटेशन आजकल ठीक नहीं चल रहा। एंड गाइस अभी ना ये लोग उन 3 बुड्ढे अंकल की बात कर रहा था और इनके बातचीत के दौरान हमें पता लगता है कि जो बुड्ढा अंकल इस टाइम हडसन के साथ लड़ रहा है ना, वो प्री जनरेशन के अंदर काफी फेमस था झूठ बोलने के लिए। मतलब ये बंदा अपने ओपोनेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च करता है, उसके बाद जब वो उसके साथ फाइट करता है तो फाइट के दौरान ये बहुत झूठ बोलता है और झूठ बोल बोल के अपने सामने वालों का विल पावर खत्म कर देता है, मतलब इच्छा शक्ति की माँ बहन कर देता है। और ठीक ऐसा ही इस टाइम हो रहा है। इस बुड्ढे के बातों से हडसन यहाँ पर साइकोलॉजिकली वीक हो रहा था। तुम देख सकते हो इस टाइम ये एक गंदा वाला पंच दे मारता है हडसन के मुंह पर और फिर एक पेट पर जोरदार पंच। इसके बाद ये हडसन का हाथ पकड़ के उसके हाथ को ही यहाँ पर तोड़ देता है और फिर उस टूटे हुए हाथ के शोल्डर पर वो लगातार लाते मार रहा था। भाई तुम हडसन के चेहरे से ही पता लगा सकते हो कि उसे कितना दर्द हो रहा है। इसके बाद ये अंकल एक लात मार के हडसन को यहाँ से उड़ा देता है और फिर सीधा हडसन की तरफ जाके एक रॉ किक मारने वाला था ये हडसन के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि हडसन अपने राइट हैंड से इसके लात को रोक लेता है, जस्ट लाइक तेसुमा के स्टाइल में। और अभी सीन शिफ्ट होता है टॉम ली के ऊपर और टॉम ली इस टाइम बता रहा था कि वो इस बुड्ढे के बारे में थोड़ा चिंतित है। सेरा पूछती है कि ऐसा क्यों? टॉम ली कहता है कि एक बहुत पुराने दोस्त ने मुझे एक बात कही थी, मुझे इस टाइम वही याद आ रही है। उसने कहा था कि चाहे कोई इंसान कितना भी शक्तिशाली और असाधारण क्यों ना हो, झूठ से उसे हमेशा कमजोर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, झूठ किसी इंसान को कमजोर तो बना सकता है, बट जो बंदा अपने प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों पर जीता है, झूठ से उसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और गाइस हडसन के केस में ठीक ऐसा ही होता है। हमें पता है हडसन अपने प्रिंसिपल्स को बहुत अहमियत देता है, तो हडसन अपने टूटे हुए लेफ्ट हैंड को पॉकेट के अंदर घुसाता है क्योंकि अब वो अपने सिर्फ राइट हैंड से फाइट करेगा। इसे देखकर तो इस बुढ़े अंकल को गुस्सा आता है, वो सीधा हडसन के गर्दन पर एक किक करता है, लेकिन अपना लौंडा फुल रेंज मोड में है इस टाइम, तो सीधा एक मुक्का दे मारता है वो इस बुढ़े अंकल के पेट पर। अंकल तो उड़ता हुआ जाता है और हवा में ही हडसन और एक पंच दे मारता है इसके ऊपर और इसी पंच के साथ इस बुढ़े का गेम यहाँ पर ओवर। हम इस बुढ़े का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब प्राइम टाइम पर भी ये हारा था और इसको उस टाइम किसने हराया था? ऑब्वियसली गैब्रियोन किम ने। और गैब्रियोन किम ने ही ये बात बोली थी कि एक झूठ किसी को कमजोर तो बना सकता है, लेकिन जो बंदा अपने प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के ऊपर जीता है, उसके लिए ये झूठ उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, क्योंकि आखिरकार झूठ कभी भी मॉरलिटी को डिफेक्ट नहीं कर सकता। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये बुढ़ा अंकल इस टाइम यही कह रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि आजकल के बच्चों के अंदर भी प्रिंसिपल मौजूद होगा। और ये बुढ़ा या बेहोश हो उससे पहले कहता है कि बच्चा तेरा नाम क्या है? हडसन अपना नाम बताता है और यही कहता है कि मैं हमेशा तेसुमा के फुटस्टेप को ही फॉलो करूंगा। और तुम देख सकते हो कि हडसन की हालत भी यहाँ पर बहुत खराब हो चुकी है, तो वो अपने मन में कहता है कि डैनियल मैंने अपना काम कर दिया, अब बाकी तुझे संभालना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है एली ज़ैंग को और भाई तुम देखो ये यहाँ एज ए किंग की तरह बैठा हुआ है। ऑब्वियसली एली यहाँ पर एलाइट क्रू का ही इंतजार कर रहा है। अभी हम अपने एलाइट क्रू के ऊपर ही आते हैं एंड वो लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और ये लोग सेकंड फ्लोर पर आके देखता है कि यहाँ तो सब लोग मजे कर रहा है। अलेक्जेंडर बताता है कि ये सभी फास्ट एफिलिएट के वीआईपी लोग हैं। मतलब गाइज यहाँ फास्ट एफिलिएट के अंदर सिर्फ लोगों को कैद नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं जो दुनिया के सामने वांटेड है और इनमें से ज्यादातर पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज होते हैं जिन्होंने कुछ तो कांड किया होगा बाहर, तो यहाँ आके रहते हैं फास्ट एफिलिएट के अंदर और ये लोग फास्ट एफिलिएट को पे भी करते हैं। बदले में फास्ट एफिलिएट इनको प्रोटेक्शन देता है। और अभी हम देखते हैं यहाँ एली भी आ जाता है और इनके साथ अलेक्जेंडर को देखकर एली समझ जाता है कि इसने ही बताया होगा यहाँ आने का रास्ता। और अभी एली सीधा एलाइट क्रू से कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं तुम लोगों को सिर्फ आखिरी मौका दे रहा हूँ, फिर भी अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। डैनियल कहता है कि सॉरी भाई, पर हमें वापस जाने का रास्ता तो पता ही नहीं है। तो हाँ, एली यहाँ पर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम आते हैं अपने लॉन्डे जैक के ऊपर जो यहाँ पर 1v2 करने वाला है। पर गाइस ऐसा होगा नहीं, एक बंदा यहाँ से भाग जाएगा। ये जो टोपी वाला बंदा है ये कहता है जैक से कि बेटा तू मेरे इस दोस्त से लड़, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैक कहता है कि अरे सर आप कहाँ जा रहे हो, अब दोनों ही एक साथ आ जाओ ना, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी जो दूसरा वाला बुढ़ा अंकल था वो जैक के मुंह पर एक पंच थ्रो कर देता है। हम देखते हैं कि जैक ने इसे ब्लॉक कर लिया है, पर जैक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसी मौके का फायदा उठा के वो टोपी वाला बंदा यहाँ से भाग जाता है। और अभी ये बंदा जैक के साथ 1v1 करने वाला है। ये अपना जैकेट उतारता है और जैकेट उतारते हुए जैक से कहता है कि तू सेकंड जनरेशन का लौंडा है ना?
मैंने बहुत टाइम पहले मेरे एक यंग मास्टर को सिखाया था। आई थिंक कि वो इस टाइम तेरे ही उम्र का होगा। जैक पूछता है कि यंग मास्टर वो कौन है? ये अंकल कहता है कि अरे तू उसे नहीं जानता, वो रिसेंटली न्यूज पर भी आया था। जैक से इसकी न्यूज पर आया था? ये अंकल कहता है कि यस, वो और कोई नहीं गैप्रियन किम का बेटा है, यंग मास्टर जेक किम। ये अंकल कहता है कि उस टाइम मैंने यंग मास्टर जेक किम को एक टेक्निक सिखाया था। उस टाइम तो उसका कोई नाम नहीं था, पर अभी के लोग उस फाइटिंग स्टाइल को कहते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट। और गाइस, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का मतलब यही है कि एमएमए फाइटर। जैक तो ये सुन के हैरान हो जाता है कि इस बुढ़े अंकल ने जैक को एमएमए फाइट सिखाया था। और गाइस, तुम देख सकते हो इस बुढ़े का प्राइम टाइम का सीन। ये प्राइम टाइम में ऐसा दिखता था। खैर, अभी ये बुढ़ा अंकल कुछ पंचेस थ्रो करता है जैक के ऊपर, पर जैक अपने आयरन फोर्ट्रेस की मदद से उन सभी को ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद जैक एक पंच थ्रो करता है इस बुढ़े अंकल के ऊपर, और ये बुढ़ा अंकल समझ जाता है कि जैक को किसने फाइट सिखाया है। ये अंकल कहता है मुझे नहीं लगा था कि वो अपना कोई स्टूडेंट भी रखेगा। खैर, जैक अभी काफी सारे पंचेस मारता है इस बुढ़े के ऊपर, पर ये बुढ़ा अंकल हर एक पंचेस को डॉज कर रहा था जैक के, क्योंकि अंकल का फुटवर्क काफी ज्यादा अच्छा है। एंड अभी जैक जैसे ही एक पंच मारने आता है, ये बुढ़ा अंकल जैक को टैकल करता है, पर जैक इसे रोक लेता है। बट अगले ही मोमेंट ये अंकल जैक के हाथ पर चढ़ के उसे एक जॉइंट लॉक में फंसा लेता है। अब देखो, जैक के आयरन फोर्ट्रेस के चलते उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा तगड़ा बन चुका है। लेकिन ये अंकल है प्री जनरेशन का आदमी, तो इन्हें पता है आयरन फोर्ट्रेस का कमजोरी क्या है। और आयरन फोर्ट्रेस का सिर्फ एक ही कमजोरी है, एंड वो है जॉइंट लॉक। एंड ये अंकल इस टाइम जैक को उसी लॉक में फंसा लेता है और यही कहता है कि बच्चा मैं जीत गया, तू हार गया। जैक को यह थोड़ा बहुत तो दर्द होता है, पर जैक कहता है कि मुझे पता है आयरन फोर्ट्रेस की कमजोरी क्या है, इसीलिए मैं यहाँ पर फुल तैयारी के साथ आया था। सो हाँ, गोंग सियोप जी ने पहले ही बता दिया है जैक को कि आयरन फोर्ट्रेस की कमजोरी क्या है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब जैक के पास कोई तो काउंटर अटैक होगा। जो भी हो, अभी तो सीन शिफ्ट होता है डैनियल के ऊपर, एंड इनके सामने इस टाइम खड़ा कौन है? एली। और एली से लड़ने इस टाइम भास्को सामने आ जाता है। भास्को कहता है कि मैं इसे हैंडल करता हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो। अब डैनियल और बाकी लोग यहाँ से जाए उससे पहले कोई यहाँ पर आ जाता है, और जो यह आया है उसको देखकर वैरेन सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है। एंड और कोई नहीं, अपना जेरी है। वैरेन तो बड़ा खुश होकर अपना टाई उतार देता है और कहता है तो चलो, आखिरकार वो दिन आ ही गया। जेरी भी अपना जैकेट उतार देता है, एंड वो भी यहाँ बड़ा खुश है, क्योंकि गाइज आज इन दोनों के फाइट के बीच कोई नहीं आएगा, और ये दोनों अपने फुल पोटेंशियल पावर के साथ लड़ने वाला है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब इनके बीच फाइट देखेंगे, उससे पहले सीन शिफ्ट होता है जैक के ऊपर, जो ये बुढ़ा इस टाइम जॉइंट लॉक में फंसा के रखा है जैक को। पर गाइज हम देखते हैं जैक यहाँ पर इस बुढ़े को एक हाथ से ही उठा लेता है। जैक इसको पटक नहीं वाला था, पर ये बुढ़ा क्या करता है, अपने पैरों से जैक का दूसरा हाथ भी यहाँ पर लॉक में फंसा लेता है। उसके बाद ये बुढ़ा अपने लेफ्ट हैंड से जैक के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जैक अपने पैर को दीवार पे मार के उल्टा घूमने वाला था, लेकिन तभी ये बुढ़ा अंकल जैक के पीछे आ जाता है और जैक का गर्दन दबोच लेता है। जैक तो अपने आप को दीवार पे मारने वाला था ताकि ये बुढ़ा चिपक जाए यहाँ पर, बट वॉल पे हिट होने से पहले ये बुढ़ा फिर से जैक के सामने आ जाता है। भाई ये स्पाइडरमैन की तरह इधर उधर घूम रहा है, और देखो जैक को फिर लग गया। एंड ये बुढ़ा इस टाइम सामने आके जैक के मुंह पर फिर से मुक्कों की बारिश कर देता है। इवन ये बुढ़ा अंकल जैक को चिढ़ाता भी है कि भाई तेरा आयरन फोर्ट्रेस काम नहीं आएगा, क्योंकि आखिर एक बॉक्सर कभी भी ग्रैपलर को नहीं हरा सकता। इस पर जैक कहता है फिर तो मुझे लगता है कि अब वो टेक्निक यूज करने का टाइम आ चुका है। जैक अपने लेफ्ट हैंड के पंच को प्रिपेयर करता है और कहता है मैंने ये उससे सीखा था। जैक के ये बोलते ही हमें जोहान के साथ उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड अभी जैक इस बुढ़े अंकल से कहता है कि ऑब्वियसली एक बॉक्सर कभी भी एक ग्रैपलर को नहीं हरा सकता, पर क्या अंकल आपको पता है उस ओल्ड मॉन्क ने अपने वीकनेस को ओवरकम कर लिया था। और अभी हमें वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गोंग सियोप जी ने कैसे अपने वीकनेस को ओवरकम किया था। हम इस टाइम देखते हैं जैक एज ए ग्रैपलर पकड़ा हुआ था गोंग सियोप जी को, और अभी गोंग सियोप बताता है कि जब तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें ऐसे पकड़ लेगा तो तुम कैसे इससे बच सकते हो। गोंग सियोप सेज कि जब कोई ग्रैपलर तुम्हें ऐसे पकड़ ले तो एक बॉक्सर के तौर पर तुम उसे तभी हरा पाओगे जब तुम उसके बीच में एक 1 सेंटीमीटर का गैप क्रिएट कर पाओगे। अभी हम देखते हैं गोंग सियोप अपने शोल्डर से बम्प करता है, जिससे एक गैप क्रिएट होता है और उसे मौका मिल जाता है आयरन फोर्ट्रेस का एक पंच यूज करने का। यही सेम चीज प्रेजेंट टाइम में जैक करता है उस बुढ़े अंकल के ऊपर। जैक इस बुढ़े को इतना तगड़ा ब्लास्ट पंच देके मारता है कि भाई इस बुढ़े का गेम ओवर। लिटरली बस एक पंच काफी था इसके लिवर पर कि ये घुटने पे आ गया। लेकिन हाँ, ये बुढ़ा बहुत जल्दी रिकवर करके अपने ट्रू पावर दिखाता है। ये बहुत ही फास्ट मूव कर रहा था एंड फिर से जैक को पकड़ के टैकल करने की कोशिश करता है, पर ये बुढ़ा देखता है कि जैक तो यहाँ है ही नहीं। जैक कहता है कि अरे बुढ़े अंकल, मैंने तो बस अब शुरू ही किया है और इस मोमेंट से मैं अपना स्पीड भी काफी बढ़ाने वाला हूँ। तो हाँ, एज ए ग्रैपलर के खिलाफ लड़ने के लिए जैक अपना स्पीड भी यहाँ पर बढ़ा लेता है। अब हम जैक के फ्लैशबैक में देखते हैं कि इस ओल्ड मॉन्क ने यानी
गोंगसियोप जी ने उसका स्पिरिट कैसे बढ़ाया था। जैक का ट्रेनिंग देखो भाई, कुछ ऐसा हुआ है, इस ओल्ड मॉन्क ने उसके पैर पर कितने किलो फंसा दिया है, साथ में ये चेन से बांधा हुआ है इन दोनों बुद्धे के स्टैचू से। हम देखते हैं जैक का ट्रेनिंग काम आया है। ये बुढ़ा अंकल तो जैक को पकड़ ही नहीं पा रहा था। जैक तो आराम से इस बुढ़े का हर अटैक डॉज कर रहा था। और अभी हमें गोंगसियोप जी की वो बातें बताई जाती है कि जैक जा और उनको दिखा दे कि तू कितना फास्ट है, तू दिखा दे कि एक बॉक्सर आखिर कितना कुछ कर सकता है। अब सब कुछ मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। जो बॉक्सिंग का स्टाइल में कभी परफेक्ट तरीके से यूज नहीं कर पाया वो तू कर पाएगा, जिससे तू किसी भी फाइट नहीं हारेगा दोबारा। और एक दिन आएगा जब तू ग्रेटेस्ट बॉक्सर बन जाएगा इस दुनिया का। सो हाँ गाइस, जैक फाइनली इस बुढ़े को पीट पीट के इसकी माँ बहन एक कर देता है। इसके बाद हम आते हैं जेरी वर्सेस वैरेन की फाइट में। लेकिन इससे पहले जो वो आखिरी टोपी वाला अंकल था वो यहाँ आ जाता है एंड वो यहाँ आते ही सीधा जेरी के मुंह पर एक पंच दे मारता है। भाई इसने एक पंच में जेरी को सुला दिया। हालांकि जेरी यहाँ बेहोश नहीं हुआ है, पर ये अंकल कहता है कि यार तेरा चेहरा देखा देखा लग रहा है, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं? तभी सीन शिफ्ट होता है टॉम ली के ऊपर और टॉम ली इस अंकल मतलब इस बुढ़े अंकल के बारे में बताता है। टॉम ली कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन उसका सिर्फ एक ही वीकनेस है एंड वो है अनलकी। मतलब टॉम ली यही कह रहा है कि ये जो लास्ट वाला बुढ़ा अंकल है ये इसका लक बहुत खराब है। सेरा भी यहाँ पर मौजूद थी एंड वो कहती है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, आखिर वो लोग सेकंड जनरेशन के बच्चे लोगों से लड़ रहा है तो सब कुछ सही जाएगा। पर गाइस मेरे को तो नहीं लगता कि ये सब कुछ सही जा रहा है, क्योंकि जेरी ने इसका गुर्दा पकड़ लिया है। ये अंकल कहता है कि डैम यार मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, आखिर इतने लोगों में से मेरा ओपोनेंट बेखो का बेटा क्यों निकला। तुम देख सकते हो इस टाइम जेरी के पीछे उसका बाप का प्रतिच्छबि दिख रहा है एंड भाई लिटरली जेरी इस बुढ़े अंकल को पकड़ के इतने जोर से जमीन पर स्लैम मारता है कि भाई इसे झंझोड़ दिया। ये बुढ़ा तो खत्म, तो वैरेन और जेरी फिर से यहाँ पर अंधाधुंध फाइट करने लग जाते हैं। ये दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक करे जा रहा था। जेरी ने एक अटैक किया, उसके बाद वैरेन ने एक अटैक किया, उसके बाद जेरी ने फिर से और एक अटैक किया, फिर से वैरेन ने और एक अटैक कर दिया। ऐसे ये लोग यहाँ पागलों की तरह अंधाधुंध लड़ रहा था। एक पॉइंट पर वैरेन एक किक मार के जेरी को उड़ा देता है और अभी जेरी बताता है वैरेन को कि मैं यहाँ पर आया हूँ बॉस जैक को ढूंढने, तो मैं तुझे यहाँ पर एक लास्ट मौका दे रहा हूँ। अगर तू मेरे रास्ते से नहीं हटा तो मुझे ऑल आउट जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा तेरे को टेक डाउन करने के अलावा। वैरेन भी फाइट के अंदर फायर अप हो चुका है। वैरेन कहता है कि भाई तू अपने ऑल आउट पे ही लड़ना, लेकिन कुछ भी कर ले तू मुझे नहीं हरा पाएगा। ये बोलते ही इनका अंधाधुंध मुक्केबाजी यहाँ पर फिर से शुरू हो जाता है एंड यहाँ फाइट करते करते जेरी समझ जाता है कि ये पुराना वाला वैरेन नहीं है। वैरेन अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, साथ में वैरेन का एक्सपीरियंस भी बढ़ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सियोल के बाहर जब वैरेन गया था एली के साथ तो उसने वहाँ पर काफी लोगों के साथ फाइट किया है। पर अपना जेरी भी यहाँ पर हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जेरी एक जबरदस्त पंच मारने के लिए वैरेन की तरफ आगे बढ़ता है, पर वैरेन उसे डॉज कर लेता है और ये मुक्का सीधा जाके लगता है दीवार पे। इसके बाद जेरी तो और एक जैब थ्रो करने वाला था। वैरेन इसको भी डॉज करने का सोचता है पर वो कर नहीं पाता क्योंकि जेरी ने उसके पैर पर पैर रख दिया है और ये सीधा मुक्का लगता है वैरेन के मुंह पर। जेरी फिर से एक मुक्का मारता है और इसको वैरेन डॉज कर लेता है, लेकिन फिर जो लेफ्ट हैंड का पंच पड़ता है उसको वैरेन डॉज नहीं कर पाता और फिर उसके तुरंत बाद और एक राइट हैंड का पंच जिसको भी वैरेन डॉज नहीं कर पाता। और अभी जेरी तो मुक्कों की बारिश कर देता है वैरेन के ऊपर। इसके बाद एक तगड़ा वाला पंच और वैरेन सीधा जाके दीवार में ठुक गया। और अभी वैरेन यहाँ पर बताता है कि जेरी तूने मुझसे पूछा था कि मैंने वर्कर्स को क्यों ज्वाइन किया। मैंने वर्कर्स को ज्वाइन किया सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से। वो इंसान जो अपने लाइफ में काफी अकेला रहा है, एक ऐसा इंसान जिसके पूरे जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं थी। खुशियाँ क्या होती है उसने बहुत देर से समझा, लेकिन जब भी वो खुश रहता था तो उसके आसपास के लोगों को चोट पहुंचती थी, इसलिए वो खुश रहने से भी डरने लगा। हालांकि इन सभी का जिम्मेदार उसका अनहैप्पीनेस तो नहीं था, पर वो पुअर लड़का हमेशा खुद को ब्लेम करता आया है कि शायद उसके एग्जिस्टेंस के वजह से ही लोगों को चोट पहुंचती है। और गाइस तुम लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात एली की हो रही है और वैरेन एली के खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये वो कह रहा है। इवन वैरेन यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है हॉस्टल एक ऐसा फैमिली है जिसको अनहैप्पी चिल्ड्रन ने बनाया है और एली को यहाँ पर विलेन बनना पड़ा ताकि उसके फैमिली के लोगों को दुख न पहुंचे। अगर यहाँ डेरिक और मैक्स होते तो वो दोनों भी वही सेम चीज करते। इवन इसके लिए अगर सारे दुनिया वाले हमें हिपोक्रेट्स यानी पाखंडिया भी कहते तो हम सब वही सेम चीज करते। मतलब वैरेन यहाँ सीधा सीधा यही कह रहा है कि गाइस तुम लोग हॉस्टल वालों को कैसे भी क्यों ना बोलो, सबके लिए अपना फैमिली सबसे ऊपर होता है। तो अभी वैरेन जेरी से कहता है कि जेरी देख हम दोनों के बीच वैसे तो बहुत फाइट हुई है, लेकिन आज हमें डिसाइड करना होगा कि हम दोनों में से सुप्रीम पावरफुल कौन है। और मैंने इससे पहले कभी भी किसी दूसरे इंसान के लिए इतना ज्यादा एफर्ट नहीं मारा है, यहाँ तक कि उस औरत के लिए भी नहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड जेरी, आज मैं यहाँ
यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर होके आया हूँ जस्ट फॉर तेरे लिए। और ये रहा मेरा न्यू CQC टेक्निक जो मैंने खुद बनाई है। जेरी तो वेरेन का ये न्यू ऑरा देख के काफी खुश होता है, पर जेरी भी यही कहता है कि मैं जेक का तलवार हूँ, तो मैं तो पीछे नहीं हटने वाला। एंड इनके बीच फाइट यहाँ पर शुरू हो जाता है। जेरी को पता है ये CQC टेक्निक के बारे में, तो वेरेन यहाँ पर हमला करे उससे पहले जेरी चढ़ जाता है फुल पावर के साथ। शुरू में लग रहा था कि जेरी यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, इवन जेरी तो एक फाइनल ब्लो भी मारने वाला था वेरेन के ऊपर, बट तभी वेरेन जेरी के पंच के ऊपर अपना 1 इंच पंच मार के जेरी को रोक देता है। इसके बाद वेरेन ने 1 इंच पंच मारता है जेरी के दिल पर। तुम्हें याद होगा वेरेन ने ये पहले भी ट्राई किया था वही फास्ट जनरेशन के किंग सियोकडू के ऊपर। उस टाइम वेरेन सही तरीके से नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वो जेरी के ऊपर परफेक्टली यूज कर देता है। और हमें पता है दिल पे किया गया 1 इंच पंच से तुम्हारा बॉडी रुक जाएगा। अभी हम फ्लैशबैक में वही देखेंगे कि वेरेन का ये न्यू CQC कैसा है। हम देखते हैं फ्लैशबैक के अंदर वेरेन ने ये पंच किया है मैनेजर किम के ऊपर, और मैनेजर किम को भी ये घुटने पे ला दिया। मैनेजर किम कहता है मैंने सुना है कि तू फास्ट जनरेशन के काफी लॉन्डो से लड़ा है, एंड अब तू पहले से काफी स्ट्रॉन्ग भी बन गया है। इतना स्ट्रॉन्ग कि तूने अपना एक न्यू CQC टेक्निक क्रिएट कर लिया। क्या तू यहाँ पर सच में इनविंसिबल बनने की कोशिश कर रहा है? वेरेन वही कहता है कि एली के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तब जाके मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। मैनेजर किम कहता है कि देख तूने मेरे मिलिट्री हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक और तेरा अपना टेक्निक मिला के ये न्यू CQC टेक्निक क्रिएट किया है जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, और अब वेरेन मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है तेरे को सिखाने के लिए। इस न्यू CQC टेक्निक से तू सच में एक इनविंसिबल बन जाएगा। और अभी हम ये न्यू CQC टेक्निक देखने वाले हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेरेन एक जोरदार मुक्का दे मारता है जेरी के पेट पर, उसके बाद मुंह पर एक लेफ्ट हैंड का पंच, और फिर अंडों पर एक पंच, इसके बाद और एक अपर कट पंच, एंड भाई वेरेन यहाँ मुक्कों की बारिश कर देता है जेरी के ऊपर। तो हाँ, फाइनली वेरेन हरा देता है जेरी को। जेरी तो लगभग यह बेहोश होने वाला था। जेरी को हरा के वेरेन भी बहुत ज्यादा थक चुका है। वेरेन तो यही कहता है कि साला तू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बे, तेरे साथ फाइट करने के बाद अब तो मैं अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा। सच में तू एक वर्दी ओपोनेंट था जेरी। और भाई तुम एक बार आसपास का माहौल देखो, इनके फाइट में ये क्या हुआ है। खैर जो भी हो, अभी यहाँ का मांजरा खत्म, तो अब हम आते हैं एली वर्सेस वास्को के फाइट के अंदर। वास्को तो पहले ब्रेक डेक की वो बैंडेड जो ब्रेक डेक अपने सर में पहनता था, उसको वास्को यहाँ पर अपने दोनों बाइसेप में बांध लेता है, और एली से कहता है कि देख अब भी लेट नहीं हुआ है, तो जो भी तू बुरा काम यहाँ पर कर रहा है उसको छोड़ और हमारे साथ वापस चल। एली कहता है कि अगर मैं वापस चला गया तो हॉस्टल के साथ क्या होगा? जब हॉस्टल के ऊपर वर्कर्स वालों ने अटैक किया था तो तुम लोग तो वहाँ पर नहीं थे, तो अब तुम लोग यहाँ पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अगर मैं वापस गया तो क्या तुम लोग वर्कर्स को रोक पाओगे? आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है और तुम लोग उसे कैसे एग्जीक्यूट करोगे? और क्या होगा अगर मैं वापस चला जाता हूँ तो तुम लोग हॉस्टल को सेफ रख पाओगे? वास्को कहता है वैसे भी हमारा एलाइड क्रू वर्कर्स को हरा देगा, सो टेंशन मत ले और घर वापस चल। लेकिन एली वो तो नहीं जाने वाला। एली कहता है कि वर्कर्स को छोड़ो, क्या एलाइड मुझे हरा पाएगी? अगर एलाइड क्रू मुझे नहीं हरा पाया तो वो वर्कर्स को कैसे हराएगा? वास्को कहता है तो तू यहाँ पर चीजों को उलझा के फाइट करना चाहता है ना? एली कहता है कि ऐसे ही मेरा प्लान है। वास्को कहता है कि देख हॉस्टल का वो लड़की मेरे पास आके भीख मांग रही थी, मतलब यहाँ पर सेली की बात हो रही है। वास्को कहता है कि उसने बोला मैं तुझे घर वापस लेकर आऊं, लेकिन अब लगता है कि तुझे घर वापस ले जाने से पहले मुझे तुझे कुछ सिखाना होगा। अब देखो वास्को यहाँ फाइट कर पाए उससे पहले ही एली यहाँ पर वास्को को हवा में घुमा देता है। उसके बाद वो अपने वेपन का इस्तेमाल करके वास्को को एक जोरदार स्लैम दे मारता है। लेकिन वास्को का भी यहाँ अच्छा ट्रेनिंग हुआ है, वो सीधा एली का एक पैर पकड़ के उसे दूर फेंक के मारता है। ऑब्वियसली एली यहाँ पर खुद को संभाल लेता है, और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है ब्रेक डेक और वास्को की। ब्रेक डेक सेइज की वास्को, मैंने सुना कि मैंने जो तेरे को फॉरबिडन स्किल सिखाई थी वो तेरे ओपोनेंट के खिलाफ काम नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब तेरा ट्रेनिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और गाइस देखो ब्रेक डेक यहाँ पर वास्को को कैसा ट्रेनिंग दे रहा है। उसने वास्को के हाथ पैर ऐसे बांध दिए हैं, और वास्को देखो यहाँ पर पत्थरे नहीं बल्कि पहाड़े तोड़ रहा है। एंड प्रेजेंट टाइम में वास्को यही फॉरबिडन स्किल यूज करता है, लेकिन एली इसे डिफ्लेक्ट कर देता है। इवन एली तो वास्को से यही कहता है कि भाई देख तेरा ये फॉरबिडन स्किल मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं यूजिन और मैंडियक का। ये उस टाइम का सीन है जब एलाइड क्रू ने जस्ट अटैक किया था फास्ट एफिलेट में। तो यूजिन यहाँ पर कह रहा था कि मैंडियक क्या हमें वहाँ पर अपने बंदे भेजने चाहिए? मैंडियक से इसकी मुझे नहीं लगता कि एली हमें धोखा देगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या एली सच में एलाइड क्रू को रोक भी पाएगा? यूजिन कहता है कि देख मैं समझ पा रहा हूँ कि तू एली के ऊपर डाउट क्यों कर रहा है, लेकिन भाई अब एली वो पुराना वाला एली नहीं रहा। वर्कर्स में आने के बाद एली और वेरेन मिलकर काउंटलेस फाइट किया है, तो उनका फाइटिंग स्किल का लेवल काफी ऊपर जा चुका है। पहले तो एली और सैमुएल मिलके वो किंग ऑफ सुओन सियोकडू को हरा दिया, उसके बाद वेरेन और एली मिलके और एक किंग को भी हरा दिया था, और फाइनली एली ने तो सियोंग नाम के किंग को अकेले ही पेल दिया था।
तो मेरे भाई मैंडियोक थोड़ा ध्यान से सोच, वो दोनों इतना स्ट्रांग बन चुके हैं कि अब मुझे शिनुहान को खोने का शायद ही कोई अफसोस हो। इवन यूजिन यहाँ पर ये तक भी कह देता है कि देख, अगर मेरा ओपिनियन है तो सेकंड जनरेशन का अगर कोई किंग होता तो वो एली ज़ैंग ही है। और अभी हम एली का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो किसी जगह पर गया था पैसा कलेक्ट करने के लिए, और इन लोगों ने शायद इस महीने का पैसा थोड़ा कम दिया है, तो एली इनको यहाँ गंदे तरीके से कूटता है। सो हाँ गाइज, हमें यही बताया जा रहा है कि एली अपने फैमिली के लिए ऑल आउट जाने के लिए भी तैयार है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और एली इस टाइम भारी पड़ रहा था वास्को के ऊपर। वास्को तो पंचेस थ्रो करता है, लेकिन एली उन सबको डॉज कर रहा था। और अभी पंचेस मारते हुए वास्को कहता है कि एली, मुझे पता है तेरे साथ कितना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी यार मैं हमेशा सोचता था कि तू एक अच्छा लड़का है। वास्को ने ये बोला और एली तो सीधा इसके आंखों में अपना वेपन घुसाने वाला था, वो तो वास्को इसे डॉज कर लेता है। और अभी एली कहता है कि देख भाई, तू गलत है। वास्को या एली से कहता है कि भाई तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? तेरी बेटी ये ना तेरे बारे में क्या सोचेगी? एली कहता है कि शर्म क्या? तुझे पता भी है असली शर्म क्या होती है? अपने प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों के ऊपर जी के अपने फैमिली को खो देना। ये कहते हुए एली यहाँ पर वास्को की अच्छा खासा कुटाई कर रहा था। और अभी वास्को एक कॉम्प्रेस लो किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि एली ने इसे डिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा सिमिलर अटैक एली ने पहले भी फेस किया है फास्ट जनरेशन के किंग से लड़ते हुए। और अभी वास्को ब्रेक डेक का फॉरबिडन स्किल नंबर 8 यूज करता है, जिसको भी एली यहाँ पर अपने वेपन से रोक देता है। भाई एली पहले से ही फास्ट जनरेशन के 3 किंग से भिड़ चुका है, तो उसके पास अभी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन जो भी हो, यहाँ लड़ाई करते हुए वास्को यही कह रहा था कि एली वापस आ जा तू, हम लोग सेफ रखेंगे ना तेरे हॉस्टल गैंग को। एंड कहते हुए वास्को इस टाइम ब्रेक डेक की 9th फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने वाला था, पर वो कर नहीं पाता क्योंकि एली बहुत तेजी से वास्को के पीछे आ जाता है और फिर अपना वेपन वास्को के आंखों पर दे मारता है। और एली अभी यही कहता है कि तू करेगा हॉस्टल को प्रोटेक्ट, देख तू कितना कमजोर है, तू उनको प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तुम लोग तो यहाँ मुझे नहीं हरा पा रहे हो, तो वर्कर्स को हराने का कैसे सोच सकते हो? ये बताते हुए एली तो काफी अच्छे से कूट रहा था वास्को को। इवन वो अपना ये वेपन वास्को के मुंह में घुसा के सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार किक दे मारता है। भाई इसने वास्को के मुंह तोड़ दिया बे। एंड अभी एली वही सब कुछ बताता है कि यूजिन ने मुझे वादा किया है कि अगर मैं 5th एफिलिएट को सक्सेस तरीके से चला पाता हूँ तो वो हॉस्टल की देखभाल करेगा। अगर मैं यहाँ पैसा बनाता रहा तो यूजिन भी अपना प्रॉमिस निभाएगा। उसके बाद सेली को पैसों की और कोई चिंता नहीं करनी होगी, और वेरन को भी कंस्ट्रक्शन साइट काम पे नहीं जाना पड़ेगा, और हॉस्टल की वो दोनों लड़की भी स्कूल जा पाएगी, और मैक्स एंड डेरिक भी वो सीख पाएगा जो वो सीखना चाहते थे, और मेरी बेटी येना को भी और किसी की दिक्कत नहीं होगी अगर मैं यहाँ बहुत पैसा कमाता हूँ तो। एली चिल्लाकर कहता है कि भले ही वो पैसा काला पैसा क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर इससे मेरे फैमिली को अच्छा सेवा मिल रहा है तो मैं ये करूंगा। तभी वास्को यहाँ पर एली का वो रॉड थूक देता है एंड वास्को से इसकी देख, मुझे पता है तू स्ट्रगल कर रहा है बहुत ही इस टाइम, बट भाई तू यहाँ अंधकार में डूब मत जाना, तू यहाँ हम पर भरोसा करना, तू जैक के ऊपर भरोसा कर, डैनियल के ऊपर भरोसा कर, हॉस्टल के ऊपर भरोसा कर, इवन ट्रस्ट वास्को और ट्रस्ट यूनटाइली। मैंने किया था, मैंने ये ओवरकम किया था, अगर मैं कर पाया तो तू भी यहाँ पर कर पाएगा। और एक कहते हुए वास्को यहाँ पर ब्रेक डेक की फॉरबिडन स्किल नंबर 1 को एक्टिवेट कर लेता है। अब ये स्किल क्या है वो हमें फ्लैशबैक में पता चलता है। ब्रेक डेक बताता है कि ये स्किल कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस सिर्फ दौड़ लगाना है लगातार, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम अपने बॉडी के अंदर जितने भी टेक्निक है वो सब के सबको तुम नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। और गाइस प्रेजेंट टाइम में वास्को वही यूज करने वाला है। एली ये देख के थोड़ा हैरान होता है कि यार कुछ तो होने वाला है। एंड गाइस वास्को जब ये टेक्निक एक्टिवेट करता है एली को दिखाई नहीं देता, वो सीधा जाके एली के पेट पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। और वास्को ने अब तक जितने भी टेक्निक सीखा है वो सब लगातार यूज कर रहा था वो एली के ऊपर, एंड वो यूज करते हुए एली को यही बता रहा था कि हम पर भरोसा कर, हम सब मिलके वर्कर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, उनका हालत ऐसा कर देंगे कि वो कभी भी तुझे परेशान नहीं करेगा। ये कहते हुए वास्को काफी गंदे तरीके से कूट रहा था एली को, और वो कहता है कि भाई हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे, तो अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा कर। एंड गाइस अभी ना यहाँ मार खाते हुए एली को एक इंसान दिखाई देता है। वो इंसान कहता है कि यार मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, देखकर लग रहा है कि तूने यहाँ काफी अच्छे दोस्त बना लिया है, तो जरा अपने दोस्त लोगों की बात सुन, वो यहाँ तुझे बचाने आए हैं, तो सिर्फ एक बार उनके ऊपर भरोसा करने में कोई बुराई नहीं है ना, जैसे तूने मेरे ऊपर भरोसा किया था। ये सारा बोझ तू अपने कंधों के ऊपर मत उठा, और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तू खुद को ब्लेम करना बंद कर। तेरे आसपास जो लोग सफर करते हैं वो तेरे वजह से नहीं करते यार। और एली क्या तुझे पता है मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि तू खुश रहे, बिकॉज आखिरकार तू हमारा फैमिली है। तो हाँ गाइज यहाँ पर हेदर ये सब कुछ चीजें बोल रही थी। ऑफकोर्स हेदर इस टाइम तो इस दुनिया में नहीं है, पर ये सब चीज एली अपने मन में सोच रहा था। एंड ये सब कुछ सोचने के बाद एली यहाँ पर गिव अप कर देता है, वो अपना ये वेपन नीचे फेंक देता है। मतलब एली यहाँ फाइट बैक नहीं करता, वो वास्को को मौका देता है जीतने की। अब देखो गाइज वास्को ने भी ये देखा है कि एली ने अपना वेपन गिरा दिया था, और वास्को भी समझता है एली को, तो वो एली से ही कहता है कि यहाँ पर ही पड़े रहना,
जाना, मत उठना तू यहाँ से, हॉस्टल वालों को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो सारा बोझ अपने ऊपर कैरी करने का कोई जरूरत नहीं। और ये ले, उस हॉस्टल के लेडी ने मुझे ये फोन दिया था और उस लड़की ने मुझे बोला था कि जब तू बात करने के स्टेट में आ जाएगा तब मैं तुझे ये फोन दे दूं। फोन देख के तुम समझ गए होंगे कि ये सेली की ही फोन है, पर कॉल पे जो है वो सेली नहीं है। कॉल पर जो है वो कहती है कि बहुत दिन हो गया और क्या तू मेरा आवाज भूल गया है। एंड गाइस, मैं तुम लोगों को बता दूं, कॉल पे जो है वो और कोई नहीं, हेदर की मॉम है। हेदर की मॉम कहती है कि सेली कुछ टाइम पहले मुझसे मिलने आई थी और मुझे यह कुछ ज्यादा बताना नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि आजकल तू क्या कर रहा है, और वैसे भी हम लोग उतने अच्छे दोस्त नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ पर पॉइंट पे आती हूँ। हेदर की मॉम यहाँ सीधा क्या पॉइंट पे आती है। हेदर की मॉम कहती है कि एली जैंग, मैं तुझे यहाँ माफ करती हूँ, तो तुझे भी यहाँ पर खुद को माफ कर देना चाहिए। भाई एली ये बात सुन के यहाँ पर रो देता है, लिटरली वो रो देता है भाई। अब देखो, हमें थोड़ा पता लगता है कि हेदर की मॉम ने यहाँ पर कॉल कैसे किया। बेसिकली सेली उनके पास गई थी। पहले तो ये लोग सेली को बाहर निकलवा रही थी घसीट के, पर सेली वही कहती है कि एली इस टाइम बहुत कुछ झेल रहा है, सिर्फ आप ही हो जो उसे इस नरक से बाहर निकल सकता है, तो प्लीज एक बार उससे बात कर लो। हेदर की मॉम इस चीज को लेकर बहुत सोचती है एंड एट द एंड वो यही डिसीजन लेती है कि वो एली को माफ कर देगा। एली तो यहाँ पर सेली का फोन लेके हेदर के मॉम को शुक्रिया कहता है, साथ में उन्हें सॉरी भी बोलता है। एंड अभी एली यहाँ पर कहता है कि यार मैंने इतने बुरे काम किए हैं, क्या मैं वापस जा पाऊंगा। अब एली वापस जा पाएगा या नहीं वो तो हम देखेंगे, बट इस टाइम एली कहता है कि मैं एक चीज यहाँ पर तो कर सकता हूँ, तो मैं वो करूंगा एलाइड क्रू के लिए। सो हाँ दोस्तों, एली फाइनली एलाइड क्रू में आ चुका है। और गाइस, इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है एंड फास्ट एफिलिएट का आर्क अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी भी लगभग 15-16 चैप्टर तो पड़े होंगे। टेंशन मतलब मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा वो। सो ऐसे ही प्यार बनाए रखो, वीडियो को लाइक शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज किसका फाइट अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।